नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के छठे वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम अगेन जो वॉल्यूम 2 थी उसकी ढेर सारी कंटेंट को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो याद है ना, वॉल्यूम 2 की ही थी, जहां पे अपना क्लाइंट जो कि बन चुका है शर्लॉक मोरियार्टी, अब वो बेकरलैंड को तो निपटा ही दिया, साथ ही रोजा को जो उसको मारने आया था उसको भी निपटा चुका है। और अभी क्लाइंट के साथ फिलहाल है मिस बॉडीगार्ड, और ये लोग ब्रेव हार्ट्स बार गए थे, तो वहीं से कहानी कंटिन्यू होगी। मैं कोई रिकैप नहीं दे रहा, अगर आपको रिकैप चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो। एंड अगेन इस वीडियो का लाइक टारगेट भी वही है, कितना 10K लाइक्स, 2K कमेंट्स और 100K व्यूज। वैसे टारगेट आप लोग नहीं भी कंप्लीट करोगे तो भी मैं वीडियोस तो लाता ही रहूंगा, लेकिन टारगेट कंप्लीट होने से ना मजा दुगना हो जाता है मेरे लिए भी। तो फिर इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सो यस, क्लाइंट यहाँ मिस बॉडीगार्ड के साथ पहुंच चुका है ब्रेव हार्ट्स बार, और वहां वो कैस्पर्स से पूछता है कि भैया नेक्स्ट बियॉन्डर गैदरिंग कब हो रही है। कैस्पर्स बोलता है कि 30 मिनट में आज ही रात हो रही है, तो यहाँ बैठो, बियर वियर पियो, समय काटो, अब मीटिंग में मैं तुम्हें दाखिला दे दूंगा, 1 पाउंड मेरे को दे दो। हाँ, क्लाइंट 1 पाउंड दिया, फिर मीटिंग में जाने लगा, मतलब टाइम काटने के बाद। और यहाँ क्लाइंट ध्यान देता है कि इस बार मीटिंग में एंट्री लेने के लिए एक अलग नॉकिंग था, मतलब लास्ट टाइम भी नॉकिंग था लेकिन उसका पैटर्न अलग था, अब पैटर्न अलग हो चुका है। और हाँ, क्लाइंट को मास्क, वो हाफ मास्क एंड हुड तो पहन के जाना ही होगा। अब क्योंकि मिस बॉडीगार्ड इनविजिबल रहती है तो वो भी क्लाइंट के साथ अंदर चली गई, कोई उनको देख नहीं पाया। तो हाँ, ये बियॉन्डर मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहले वही मोटा अपोथेकरी खड़ा होता है, बोलता है कि भैया वो बंदा था ना ब्लैक स्नेक, जो कि लिया था काम कि मैं सीवर्स को क्लीन करूंगा, वहां जो भी बीस्ट है उसको मार दूंगा, ब्लैक स्नेक ही मर गया। जी हाँ दोस्तों, सीवर्स के अंदर जो बीस्ट है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में अपोथेकरी वाज लाइक कोई और करना चाहेगा मेरा ये काम, और कोई हाथ नहीं उठाता। इस पॉइंट पे अपना क्लाइंट बोल देता है कि अपोथेकरी भाई, क्यों ना तुम ये बात पुलिस को जाकर रिपोर्ट करते हो। अब पुलिस का नाम सुनते ही सारे बियॉन्डर्स हड़बड़ा जाते हैं कि भाई पुलिस को रिपोर्ट करना, क्योंकि ये लोग इलीगल बियॉन्डर्स है ना, तो पुलिस से तो सब डरते हैं। बट क्लाइंट वाज लाइक हड़बड़ाओ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी बीस्ट था अगर वो बियॉन्डर को मार दिया है, यानी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है, बियॉन्डर जैसा कुछ खेल तो हो रहा है। तो तुम खुद ही पुलिस को एनोनिमस एक कंप्लेन दे दो कि सीवर्स के अंदर किसी तरह के बीस्ट हैं, तो पुलिस बियॉन्डर्स की मदद लेगी, उनके पास तो चर्च का बैकिंग होता ही है, और वो लोग बीस्ट को खत्म कर देंगे, तुम्हारा काम भी फ्री में हो जाएगा। अपोथेकरी बोलता है हाँ बात तो सही है, तो अपोथेकरी इस बात को मान जाता है ना। इसके बाद मीटिंग के अंदर कुछ और डील्स होते हैं, बट वो डील्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, ना ही क्लाइंट को इन डील्स में कुछ चाहिए था, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमको बुक में भी नहीं बताया गया, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। खैर, तो मीटिंग खत्म होने के बाद सारे बियॉन्डर्स एक एक करके जाते हैं 3-3 मिनट के गैप पे, और यहाँ 5 गेट है, तो एक को इस एक गेट में भेजा जाएगा, फिर किसी और को दूसरे गेट में, ऐसे रैंडमली भेजा जाता है, और आई ऑफ विजडम डिसाइड करता है कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में। अब लास्ट मीटिंग में क्लाइंट सबसे पहले गया था, लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्लाइंट जो है ना, 3 लोग जो लास्ट में बच जाते हैं ना, तब तक क्लाइंट नहीं गया था, और 3 लोग बचे कौन थे, एक अपोथेकरी, एक क्लाइंट खुद एंड एक आई ऑफ विजडम, जो कि इस मीटिंग को पूरा कंट्रोल करता है। तो यहाँ इन तीनों में थोड़ी सी गप्पे हो जाती है, क्योंकि 3 मिनट बाकी था ना, हर 3 मिनट पे लोग जाते हैं। अब अपोथेकरी बताता है कि उसके एक टीचर थे जो कि उसको सब कुछ सिखाए थे, और टीचर ही उसको बोले थे कि बेटा तुम जो है ना कभी भी अपोथेकरी पाथवे मत चूज करना, लेकिन फिर भी ये बंदा वही पाथवे चूज किया, और अब उसको समझ में आ रहा है कि टीचर क्यों मना किए थे, क्योंकि इस पाथवे का जो है ना सीक्वेंस ऊपर वाला ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो अपोथेकरी खुद है, जो कि सीक्वेंस 9 पे होगा, वो अब तक ऊपर जा ही नहीं पाया है पिछले 2 साल से। लिटरली उस बंदे को पोशन का फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा। अब ये सब सुन के क्लाइंट सोचता है कि देखो, अपोथेकरी जो पाथवे है वो 2 लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब 2 ग्रुप्स, एक तो अर्थ मदर है, वो उनका जो एक चर्च है वो फैक्शन कंट्रोल करता है, और दूसरा लाइफ स्कूल ऑफ थॉट। इनफैक्ट लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का एक प्रिंसिपल क्लियर कट है कि वहां जो टीचर्स होते हैं ना, वही पास करते हैं अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को, और क्योंकि अपोथेकरी बोल रहा है कि मेरे भी एक टीचर थे, सो इट्स वेरी पॉसिबल कि ये भी लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से ही होगा। ऐसा में क्लाइंट यहाँ अपोथेकरी से पूछ देता है कि अगर मैं आपको स्प्रिंग ऑफ द एल्व्स मैरो क्रिस्टल्स लाके दूंगा, जो कि आपको चाहिए, तो क्या आप अपना अपोथेकरी का फॉर्मूला मुझे दोगे? ये सुन के अपोथेकरी भड़क जाता है, नहीं नहीं, मैं कभी अपना फॉर्मूला तुम्हें नहीं दूंगा, हमें ये सब नहीं सिखाया गया है कि अपना फॉर्मूला पास ऑन करो, लेकिन अगर तुम वो इंग्रेडिएंट लेके आते हो तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम्हें अपोथेकरी का फॉर्मूला किससे और कहां पे मिल सकता है। साथ ही अपोथेकरी कहता है कि मेरे पास सेडेटिव मैं बनाया हूं, बहुत अच्छा, बहुत मस्त काम करता है, चाहिए? क्लाइंट वाज लाइक ठीक है ले लेंगे।
तो पतंजलि बोलता है अभी तो नहीं लेके आया, अगली मीटिंग में अगर तुम आए तो 4 बॉटल में तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। एक बॉटल का दाम है 10 सोली, 4 बॉटल का 40 सोली, 40 सोली यानी कि ऑलमोस्ट 2 पाउंड, ऑलमोस्ट क्या 2 पाउंड। बट क्लाइंट वाज लाइक मैं अगली मीटिंग अटेंड कैसे करूंगा, मेरे को पता ही नहीं होता मीटिंग कब है, रैंडम हो जाता है, कभी मिल गया तो मिल गया। और ऐसे में आई ऑफ विजडम कहता है कि नहीं, एक मीटिंग का पैटर्न है और क्योंकि अब मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं तो तुम्हें वो पैटर्न में बता देता हूं। तो क्लाइंट को रोज बैकलैंड मॉर्निंग पोस्ट एक पेपर आता है, उसको देखना है। जब भी उस पेपर के 5वें पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट होगा जिसमें परचेज ऑफ गुड्स बाय अर्नस्ट फर्म ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आया होगा, तो उसका मतलब है कि उस रात 8 बजे मीटिंग होगी। ये सुन के क्लाइंट बोलता है ओके, मीटिंग तो मैं ऐसे पता कर लूंगा, लेकिन मीटिंग में एंट्री के लिए हर बार अलग तरह का नॉक होता है, वो कैसे पता चलेगा। आई ऑफ विजडम कहता है कि वहां कुछ नंबर्स होंगे एडवर्टाइजमेंट में, उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो बताता है कि कितने हेवी स्ट्राइक्स होंगे नॉकिंग में, सेकंड नंबर बताता है कि कितने लाइट स्ट्राइक्स होंगे, देन तीसरा नंबर बताता है कि नंबर ऑफ लॉन्ग पॉजेस कितने होंगे, और चौथा नंबर बताता है कि शॉर्ट पॉजेस कितने होंगे, मतलब नॉकिंग्स के बीच में। तो इस तरह से तुम नॉकिंग पैटर्न भी पता कर सकते हो एंड तुम आ सकते हो। और वहां अगर और भी नंबर्स होंगे 4 के अलावा तो वो सब मीनिंगलेस है, यूजलेस है, उनको इंटरप्रेट मत करना। क्लाइंट वाज लाइक चलो बढ़िया है, अगली मीटिंग में देखूंगा पेपर के अंदर कब होने वाली है, पता लगा लूंगा सीक्रेटली और आ जाऊंगा। वैसे क्लाइंट यहाँ आई ऑफ विजडम से एक और बात पूछ लेता है कि लास्ट टाइम जो ब्लैक स्नेक था, जो कि अब नहीं रहा, वो कुछ मिस्टिकल आइटम्स बेच रहा था, तो आई ऑफ विजडम आपके पास भी कुछ मिस्टिकल आइटम्स हैं जो कि आप मुझे बेच सकते हो, मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। आई ऑफ विजडम बोला यस, मेरे पास कई सारे मिस्टिकल आइटम्स हैं एंड मेरे पास एक आइटम है जिसका कोड नेम है 2-081। अब ये 2-081 क्या है? ऑफ कोर्स सील्ड आर्टिफैक्ट होगा, और इसका नाम ऐसा क्यों है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 का क्या मतलब है, फिर 081 क्या है एंड ऑल दैट। बट क्लाइंट को भी पता ही था, ऑफ कोर्स वो पहले ऑफिशियल नाइट हॉक रह चुका है, लेकिन क्लाइंट जान के ऐसे एक्ट करता है कि ये कैसा नाम है 2-081, और आई ऑफ विजडम को समझाता है कि देखो 2 का मतलब क्या होता है, देन 081 क्या है और कैसे इस चीज को वो हासिल किया था, मतलब ये जो सील्ड आर्टिफैक्ट है। इन शॉर्ट आई ऑफ विजडम क्लाइंट को सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है एंड 2-081 के बारे में भी कुछ बातें बताता है। जो कुछ भी बताया है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो आई ऑफ विजडम को 2-081 एक्चुअली में चर्च ऑफ गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से मिला था। इसकी मदद से तुम बहुत सी चीजों को समझ पाओगे और कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, मतलब तुम्हारी जो वो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसके बियॉन्डर पावर्स को बहुत जल्दी समझा जा सकता है और इससे तुम अपने दुश्मन के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा लोगे। इनफैक्ट इस सील्ड आर्टिफैक्ट की मदद से कई बार तुम्हें अपने ओपोनेंट के पावर्स को मिमिक करने का, मतलब सेम पावर दिखाने का मौका मिल जाता है। बट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ओपोनेंट कितना पावरफुल है। तुमसे ज्यादा पावरफुल है तो फिर तुम उसके पावर को मिमिक नहीं कर पाओगे, और जो तुम पावर मिमिक करोगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग सेम जितना उसका इंटेंसिटी उतना ही मिमिक कर पाओगे, नहीं, शायद हाफ पे कर पाओगे। अब इसका डाउन साइड ये है कि जब भी आप इस सील्ड आर्टिफैक्ट को यूज करोगे तो आपका दिमाग जो है ना बहुत तेजी से काम करता है, बहुत एबिलिटी खींचता है, तो आप जल्दी थक जाओगे। एंड अगर एक लिमिट है इस सील्ड आर्टिफैक्ट को यूज करने का, उस टाइम लिमिट को अगर आप क्रॉस कर गए तो आप इनसेन हो जाओगे, पागल हो जाओगे। क्लाइंट को लगता है ये तो बड़ा मस्त आइटम है, क्लाइंट खरीदने के लिए तैयार है एंड आई ऑफ विजडम वाज लाइक नहीं, ये आइटम फॉर सेल है ही नहीं, मैं इसको बहुत कई साल पहले खरीदा था 6800 पाउंड में, ठीक है, और अभी तो उसका दाम पता नहीं कितना भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मैं कितना भी ले सकता हूँ, बट ये मैं बेचना ही नहीं चाहता। वैसे मेरे पास 2 ऐसे आइटम है जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ, इनमें से कुछ चाहिए तो बताओ। तो पहला आइटम है एक सन ब्रूच, ये तुम्हें स्पिरिट से बचाएगा, देन स्पिरिट्स को प्यूरिफाई करेगा और सन डोमेन के कुछ स्पेल्स को यूज करने की परमिशन देगा। फ्लॉ ये है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कभी ठंड का एहसास नहीं होगा, हमेशा गर्मी लगेगी, वो भी बहुत ज्यादा। दूसरा आइटम है एक हैट जो अपना शेप बदल सकता है, इसे पहनकर तुम कम से कम आधा घंटा पानी के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो, देन वाटर या विंड डोमेन की कुछ स्पेल्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसका फ्लॉ ये है कि तुम्हें पानी की लालच लगती रहेगी और जमीन पे चलने पर तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे। क्लाइंट सोचता है कि ये सन ब्रूच वाला ठीक है, क्योंकि देखो क्लाइंट की जो पावर्स है उसमें ऐसा कोई पावर है ही नहीं जिससे वो रैट्स को या स्पिरिट्स को इनको भगा सके, और सन गॉड का कोई भी आइटम होता है ना उसमें ये पावर होती है, मतलब आराम से रहती है। तो ये सन ब्रूच क्लाइंट के काम आ सकती है, बट क्लाइंट को पता था कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, थाउजेंड्स ऑफ पाउंड होगा। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है, मैं लूंगा इसमें से कुछ ना कुछ, अभी तो नहीं, एक बार पैसे में इकट्ठा कर लूं, फिर आई टॉक टू यू, किसी और गैदरिंग में इस पे बात करते हैं। खैर तो यहाँ से क्लाइंट निकलता है, कैरेज में बैठता है और यहाँ मिस बॉडीगार्ड उसके सामने आती है और क्लाइंट से कहती है आई ऑफ विजडम जो था वो मुझे सेंस कर लिया, बट स्टिल आई ऑफ विजडम कोई रिएक्ट नहीं किया, सो इट्स फाइन। अब ये लोग कैरेज में जाते रहते हैं, तभी क्लाइंट को स्मेल आता है, ब्लड का स्मेल, एंड मिस बॉडीगार्ड को भी आता है। ये लोग कैरेज के बाहर देखते हैं जहां वो एक औरत को पाते हैं, वो औरत खत्म हुई थी, उसका जो इंटरनल था ऑर्गन्स वगैरह उसको खाया गया था, ऐसा लग रहा था पूरा
बुरा हाल था समझ जाओ। और ऐसे मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक क्या करना चाहिए। क्लाइंट बोला एकदम नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नाइट हॉक्स आते ही होंगे, मुझे नहीं पकड़ाना है, चलो भैया कैरेज भगाते चलो, रुकना नहीं है। वैसे ये जो कत्ल हुआ था इसे देखकर क्लियर लग रहा था कि जो कोई भी ये काम किया है वो किसी तरह का डेविल वर्शिपर तो है और वो किसी रिचुअल के लिए ऐसा कर रहा है। इनफैक्ट मिस बॉडीगार्ड तो ये तक कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट करके कुछ है, उसके द्वारा ये किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि द ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट है ना, उसके पास क्रिमिनल पाथवे है विच इज ऑल्सो नोन एज डेविल पाथवे। और ऐसा कहा जाता है कि उसका सीक्वेंस 7 कुछ ऐसा है जिसमें जो बियॉन्डर जाएगा ना अगर, तो वो डिमोनिक टर्न कर जाता है। वैसे उसके जो साइंस होते हैं वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही दिखाता है, मतलब डिमोनिक टर्न करने का। देखो इसका सीक्वेंस 9 है क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल नाम से आप समझ गए होगे क्राइम वगैरह करना है, लेकिन इस टाइम तक बियॉन्डर का जो अपना कॉन्साइंस होता है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसका सीक्वेंस 8 हो जाता है कोल्ड ब्लडेड। अगेन आप नाम से ही समझ रहे होगे कि कितना गंदा सा चीज है ये। वैसे इसका मॉडर्न नेम है अनविंग्ड एंजल, जो कि हमको लगता है मार्केटिंग कर दिया गया है कि अच्छी चीज है, बट है नहीं अच्छी चीज। एंड सीक्वेंस 8 पे जाने के बाद इंसान जो भी बियॉन्डर होगा उसकी कॉन्शाइंस खत्म हो जाती है, मतलब वो इविल काम करेगा बिना ये सोचे कि इससे कितना गलत हो रहा है, लोगों को क्या हो रहा होगा, नहीं वो गलत काम करेगा। खैर तो बातों बातों में क्लाइंट घर पहुंच जाता है, देन वहां जाके आराम से सो जाता है। मिस बॉडीगार्ड तो उसको देख ही रही होगी, गायब रहती है बट स्टिल। एंड अगले दिन क्लाइंट उठता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करता है, देन सबसे पहले मेरी के लिए जो फोटोज खींचा था ना उसके हस्बैंड का गपागप करते भैया, वो फोटोज को वो डेवलप कराता है। देन क्लाइंट बैंक जाता है, वहां से कुछ पैसे निकालता है और 600 पाउंड मिस बॉडीगार्ड को दे देता है, सेइंग कि मैं अभी पूरा अपना पैसा चुकता किया। वैसे मिस बॉडीगार्ड उसके साथ कल तक रहने वाली है, कल दिन तक। तभी क्लाइंट के डोर पे एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम था मिलेट कार्टर। वो क्लाइंट के लिए एक कमीशन लेके आया था। बेसिकली मिलेट कार्टर जो है वो विलियम स्ट्रीट पे एक घर खरीदा है। घर काफी अच्छा है, बड़ा सा है, एंड घर को रिनोवेशन करवाते करवाते उसे बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट डोर मिला। अब इस डोर को ओपन करने पे वो पाता है कि नीचे तो बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब जितना बड़ा घर है उससे भी बड़ा स्ट्रक्चर नीचे है, एंड वहां पे लोग अंदर जाने लगे क्लीनिंग वगैरह के लिए। बट देन वो जगह सेफ नहीं हो सकती है, पता नहीं कब से लॉक है, वहां पता नहीं क्या मिलेगा। तो ऐसे में मिलेट जो था, मिलेट कार्टर, वो अपने वर्कर्स को बोला कि काम तुम रोक दो, बाद में इस पे काम करेंगे। तो इसीलिए वो क्लाइंट के पास आया है। क्लाइंट को वो कमीशन देना चाहता है कि भैया आप डिटेक्टिव हो, आप अंदर जाओ और पता करो कि अंदर क्या है, अगर सब कुछ सेफ है तो इट विल बी ओके। और इसके लिए मैं आपको दूंगा 50 पाउंड। This is a good amount, but client was like कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, उनको बोलो वो चेक करेंगे, उनके पास ज्यादा आदमी है। एंड मिलेट कार्टर वाज लाइक नहीं, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वहां मुझे कुछ अच्छा मिल जाता है या फिर अगर वो प्लेस सेफ है तो मैं उसे सीक्रेटली अपने पास रखना चाहूंगा, उसे मेंटेन करना चाहूंगा। आई डू नॉट वांट कि पुलिस को उस जगह के बारे में पता चले। तो हाँ, क्लाइंट सोचता है ठीक है मैं बताता हूँ क्या करना है। उधर जाता है कोने में, कॉइन डिविनेशन करता है, कुछ स्पेसिफिक आया नहीं। एंड देन मिस बॉडीगार्ड से पूछता है क्या किया जाए, ले ले ये कमीशन। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक देखो मेरा जो प्रिनोमिनेशन है, जो मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से इसमें खतरा तो बहुत है, लेकिन चल के देखते हैं क्या है। तो इस क्लाइंट फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, मिलेट काटा गया। उसके कुछ समय बाद मेरी आती है, मेरी को क्लाइंट फोटोज दे देता है कि देखो भैया तुम्हारे हस्बैंड का चीटिंग करते हुए ये फोटो रहा। मेरी से देख के बहुत खुश। एंड वो बोलती है क्लाइंट यार तुम तो गजब डिटेक्टिव हो। इसके बाद शाम तक क्लाइंट के पास कोई काम नहीं था, लेकिन शाम होते वो मिस बॉडीगार्ड के साथ जाता है विलियम स्ट्रीट पे। ऑफ कोर्स मिस बॉडीगार्ड को ये अपना जो मिलेट कार्टर है वो नहीं देख पाता है, तो वो पूछता है क्लाइंट से आप अकेले ही आए हो। एंड क्लाइंट वाज लाइक हाँ, आज मैं अकेले ही सर्च करूंगा सब कुछ, देन अगर मुझे ऐसा लगा कि इसमें और आदमियों की जरूरत है तो अगेन मैं आऊंगा काफी और लोगों के साथ, एंड देन पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वहां क्लाइंट बेसमेंट डोर से अंदर गया एंड द स्ट्रक्चर वाज एक्चुअली वेरी बिग। यहाँ कई वुडन डोर्स थे जो कि अलग अलग पाथवेज पे लीड कर रहे थे। क्लाइंट सबको चेकआउट करना शुरू करता है। देन एक हॉल के अंदर पहुंचने से पहले डोर के पास वहां पे ढेर सारे स्नेक्स, सांप गिर जाते हैं। जी हाँ, जिंदा सांप। इससे क्लाइंट डर जाता है। मैं भी एक्चुअली सांप से बहुत डरता हूँ। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक रुको मैं करती हूँ जुगाड़। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, इससे काफी कोल्ड कर देती है आसपास का टेम्परेचर, और इससे स्नेक सब जो है ना एक जगह पे जाके कर्ल हो जाते हैं। उन्हें ठंड लगती है ना तो एक जगह पे आ जाते हैं। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्लाइंट एक स्टोन डोर के थ्रू हॉल में एंटर करता है। अगेन हॉल बहुत बड़ा था। यहाँ हाई डोम्स थे, मेटल पोल्स थे, इन्वर्टेड कैंडल स्टिक्स थे। और इन्हें देख के क्लाइंट सोचता है एक मिनट, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 4th इपॉक का लग रहा है। लिटरली यहाँ 41 इन्वर्टेड कैंडल स्टिक्स लेफ्ट में थे एंड 40 राइट में। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी बड़े फैमिली का घर है। इनफैक्ट यहाँ क्लाइंट 2 सीट्स देखता है। दिस वाज कंफ्यूजिंग क्योंकि यूजुअली कोई फैमिली में लीडर होगा तो एक सीट होना चाहिए ना, यहाँ 2 क्यों है। फिर यहाँ 40 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा एक लार्ज प्लेटफॉर्म था, और बेसमेंट के नीचे होते हुए भी ये जगह काफी बढ़िया से वेंटिलेटेड था। फिर यहाँ क्लाइंट को एक एम्बलम दिखता है, एक साइन, और इसे देख के मिस बॉडीगार्ड तुरंत कहती
कहती है कि ये तो टूडोर फैमिली का एम्ब्लम है। अब यहाँ मैं आपको फैमिलीज के बारे में थोड़ी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। टूडोर और टर्नोइस्ट फैमिलीज ने जब अपने अपने एम्पायर्स बनाए तब भी उन्होंने सोलोमन एम्पायर से आई हुई ओरिजिनल स्टाइल को ही फॉलो किया, जैसे उल्टे कैंडल स्टिक्स, पुरानी स्कफ्ड मार्क्स और इसी तरह की बाकी चीजें। ये कॉमन सेंस से ठीक नहीं लगता, क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं एम्परर होता तो चाहे मुझे कई चीजें इनहेरिट क्यों ही नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैं अपनी यूनिकनेस दिखाने के लिए कुछ चीजें चेंज जरूर करता। क्या इसका मतलब है कि इन तीन एम्पायर्स के बीच एक छुपा हुआ, कभी ना बदलने वाला कनेक्शन है? क्लाइन गेस किया कि सोलोमन, टूडोर और टर्नोइस्ट फैमिली ने ब्लैक एम्परर पाथवे, जिसे लॉयर पाथवे भी कहा जाता है, उसे विल्ड किया था और एक्टिंग के लिए सिमिलर स्टाइल्स चाहिए होते होंगे, तो इसलिए चीजें सिमिलर है। खैर, तो इन बातों के बाद क्लाइन आगे जाता है जहां पे 7 हेवी लार्ज डोर थे। क्लाइन पहले डोर के अंदर गया, वहां देखा एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के ऊपर 4-5 मीटर लंबी एक स्टैचू थी। ये एक सुंदर सी लेडी की स्टैचू थी जो कि अपने हाथ को ऐसे करके सपोर्ट, मतलब अपने सर को हाथ पे ऐसे सपोर्ट की हुई थी। उनका ड्रेस लेयर्ड ब्लैक क्लासिकल था एंड बॉटम ऑफ द हेड पे सर्कल ऑफ रेस थे। ये देख के क्लाइंट को लगता है एक मिनट सिंबलिज्म एंड स्टैचू देख के ऐसा लग रहा है कि ये एवरनाइट गॉडेस का स्टैचू है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्थोडॉक्स गॉड्स होते हैं, जो 7 चर्चेज हैं, 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स, उनके स्टैचू नहीं होते, मोस्टली सिंबल्स होते हैं। एंड स्टैचूज यूजुअली दूसरे भगवानों के होते हैं, जैसे ट्रू क्रिएटर या कुछ और जो इविल डीटीज होते हैं उनके। तो यहाँ पे एवरनाइट गॉडेस की स्टैचू कैसे है? खैर, तो इसके बाद क्लाइंट जाता है मिस बॉडीगार्ड के साथ नेक्स्ट डोर पे, जिसपे एक एम्बलम बना था ऑफ अ बेबी सराउंडेड बाय द सिंबल्स ऑफ व्हीट, फ्लावर्स एंड स्प्रिंग वाटर। ये है सेक्रेड एम्बलम ऑफ अर्थ मदर। अगेन, ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का है और इस गेट के अंदर क्या मिलता है? फिर से वही प्लेटफॉर्म है, एक स्टैचू है एक लेडी की जो कि हेल्दी हैं, देन वो खूबसूरत हैं, उनके पैरों से गेहूं के कान उग रहे थे और उसके आसपास झरने का साफ पानी बहता दिख रहा था। उनकी ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे हवा में हिल रही हो और उनके कपड़ों में अलग अलग जड़ी बूटियां, फूल और कुछ जानवरों की तस्वीरें थी, जैसे चीजें लगी हुई थी। अगेन, ये अर्थ मदर की स्टैचू लग रही है, एक और ऑर्थोडॉक्स गॉडेस की। इनफैक्ट आगे के जो 4 डोर्स क्लाइंट चेक करता है उनमें हर ऑर्थोडॉक्स गॉड की स्टैचू थी। अब ये स्टैचूज कैसी थी वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड डोर में एक डिग्निफाइड मिडिल एज्ड मैन आदमी ब्लैक आर्मर में खड़ा था। नीचे उठती हुई लहरों पर आसपास तूफानी हवा चल रही थी, पीछे बिजली चमक रही थी और उसके हाथ में एक ट्राइडेंट था। फिर एक यंग आदमी दिखा जो पूरे व्हाइट रोब पहना हुआ था, एक हाथ में डीड्स की किताब और दूसरे में गोल्डन स्फीयर था जो सूरज जैसा लग रहा था। वो बहुत हैंडसम और एनर्जेटिक लग रहा था। देन फिफ्थ में एक वॉरियर एक ऊंची थ्रोन पे बैठा था, उसके सामने तलवार थी, उसका चेहरा हेलमेट के वाइजर के पीछे छुपा हुआ था और पूरे शरीर में अजीब सी डिके की फीलिंग थी। देन सिक्स्थ डोर में एक हुडेड बूढ़ा आदमी भी था, हाथ में एक किताब और ऑमनिसिएंट आई पकड़े, जिसके सिर्फ होठ, झुर्रियों और लंबे सफेद बाल, दाढ़ी का हिस्सा नजर आ रहा था। तो यस, यहाँ 6 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स की स्टैचू थी एक्सेप्ट गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये सब 4th एपॉक का लग रहा है और उस टाइम पे गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी उतने पावरफुल नहीं थे। दिस इज क्रीपी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के स्टैचूज नहीं होते, तो क्या ये इनके इविल वर्जन है या फिर उनके भी स्टैचू हुआ करते थे, उन्होंने ओवर टाइम उसको सिंबल में कन्वर्ट किया? क्या वो पहले इविल हुआ करते थे, ओवर टाइम अपने इमेज को ठीक किया? तो क्या है यहाँ पे वो नहीं पता। वैसे अभी 7th डोर बाकी है और इस डोर के पीछे क्या है? वेल, मिस बॉडीगार्ड थोड़ा सा अपना डिविनेशन करके अपने पावर से बताती है कि जो कुछ भी उसके पीछे है वो वेरी डेंजरस है, नॉट थोड़ा बहुत, वेरी वेरी डेंजरस। तो क्लाइंट भैया वहां जाना तो कुछ छू छा मत करना। वहां इस डोर के अंदर क्लाइंट जाता है जिसके अंदर अगेन उसको 2 डोर्स मिलते हैं। 7th के अंदर अगेन 2 डोर्स। एक डोर के अंदर मिस बॉडीगार्ड अपने स्पिरिट फॉर्म में, मतलब जो वो गायब सी रहती है, जैसे भी उसमें जाती है, बोलती है आगे का एरिया वहां डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा दब चुका है एरिया, तो वहां तो हम आगे नहीं जा सकते। वैसे दूसरी डोर में जा सकते हैं। जाने से पहले क्लाइंट सोचता है कि डोर के अंदर थोड़ा सा क्रैक है, उसमें से झांकते हैं अंदर क्या है। क्लाइंट अपना स्पिरिट विजन ऑन करके क्रैक से झांकता है और उसको वहां पे 4 गोल्ड से बहुत ब्राइट कलर्ड चीजें दिखती हैं। उनमें से 2 डार्क गोल्ड थी और 2 डार्क ब्लू। ऑफ कोर्स ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऐसा लग रहा है ये कंडेंस्ड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है और वो भी बहुत पावरफुल वाला। तभी क्लाइंट के पास अजिक का विसल था जो कि यूजुअली ठंडा रहता है, लेकिन अचानक से बहुत पियर्सिंग हो गया, जैसे उसके पैर के अंदर घुस रहा है। होता ना फीलिंग ऑफ डेथ, वैसा कुछ। और ऐसे में क्लाइंट बोलता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो खतरा है। क्लाइंट तुरंत पीछे हटा और उसका हाथ फूलना शुरू हो गया। पहले तो नोचा, फिर फूल गया। क्लाइंट टैरो कार्ड से तुरंत हाथ को कट करता है कि भैया क्या फूल रहा है, क्यों हो रहा है? तो अंदर से सिर्फ कीड़े निकलते हैं, काले काले। सारे कीड़े निकालने के बाद क्लाइंट बोलता है कि भागो, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत खतरा है। क्लाइंट और मिस बॉडीगार्ड भागती हैं और उनके पीछे एक शैडो था जो कि बड़ा हो रहा था और आता है। यहाँ तो लगा कि क्लाइंट और मिस बॉडीगार्ड खत्म, लेकिन कैसे भी ये लोग डोर के बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो मेन डोर था 7th वाला, उसके बाहर निकल जाते हैं, डोर को बंद कर देते हैं।
एंड देन ये लोग चैन की सांस लेते हैं। तो मिस बॉडीगार्ड क्लियरली कहती है कि भैया उस डोर के पीछे कोई इविल स्पिरिट है और ऐसा वैसा नहीं, बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि हम दोनों को सेकंड्स में निपटा देगा। एंड नो वंडर वहां बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पड़े हुए हैं, कुछ बियॉन्डर्स शायद गए होंगे अंदर जिसको इविल स्पिरिट निपटा दिया होगा, आज तक पड़ा हुआ है। ऑल्दो वो बहुत पावरफुल चीजें हैं, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। जो भी हो, यहाँ से क्लाइन और मिस बॉडीगार्ड तुरंत वापस लौटते हैं, मिलेट कार्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि देख भाई, अंदर बहुत सारे सांप हैं, स्ट्रक्चर बहुत लूज है, कभी भी गिर सकता है, तो तुम इस एरिया को सील कर दो, ना खुद जाओ ना कभी किसी को जाने दो। और रही बात कि इस एरिया का करना क्या है, तो हम लोग प्रिपरेशंस करके आएंगे एक वीक के अंदर। एंड मतलब हम लोग, मतलब क्लाइन बोलता है मैं खुद, क्योंकि मिस बॉडीगार्ड तो दिख नहीं रही उसको मिलेट कार्टर को। तो हाँ, क्लाइन प्रिपरेशन करके आएगा एक आध वीक बाद, एंड उसके बाद वो इस जगह को जो कुछ भी करना रहेगा करेगा, बट फॉर नाउ सील दिस प्लेस। नाउ क्लाइन का प्लान ये था कि वो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता करेगा, सब कुछ जानेगा, देन प्रिपरेशंस के साथ मिस बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आएगा एंड फिर इस जगह को क्लिंस करेगा, जो कुछ भी करना है करेगा, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल कर सके। वैसे क्लाइन यहाँ मिलेट कार्टर से पूछता है कि आपको पता है ये घर किसका हुआ करता था, एनी आइडिया? मिलेट बताता है कि ये घर विस्काउंट पाउंड का हुआ करता था। उसने अपना एरिस्टोक्रेटिक टाइटल बैटल ऑफ द वॉयलेटेड ओथ में जीता था, जो कि 5th इपॉक में हुआ था ड्यूरिंग 738 ईयर, यानी कि आज से करीब 600 साल पहले। उस टाइम पाउंड फैमिली का पीरियड काफी इलस्ट्रियस था, पर कुछ ही डिकेड्स में बिना किसी क्लियर रीजन के फैमिली अचानक डिक्लाइन कर गई। उनके जो आयर्स थे, मतलब उनके जो बच्चे वगैरह थे, वो लगातार मरते गए, खत्म हो गए, इसलिए उन्हें दूर के रिश्तेदारों को ढूंढकर टाइटल कंटिन्यू करना पड़ा। मतलब अपने बच्चे मर गए, दूसरे के रिश्तेदारों के बच्चे से टाइटल को बढ़ाया, फैमिली को बढ़ाया। और जो नया विस्काउंट पाउंड है, जो कि अभी एग्जिस्ट करता है, उसने फैमिली की ज्यादातर दौलत को उड़ा दी। ऐसे में किंग ने उसे डिमोट करके बैरनेट बना दिया, विस्काउंट से बैरनेट। वो शायद अभी भी बैकलैंड में ही है और कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। सो यस, जो लगभग 600 साल पहले वॉर हुई थी, वो एक रिलीजियस वॉर थी। सदर्न फेना पॉटर किंगडम पहले अर्थ मदर और गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम दोनों पर फेथ रखता था, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से दोनों चर्चेस एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके बिलीवर्स के बीच अक्सर क्लैशेस होते रहे। उस वक्त नॉर्थ के जो दो नेबर्स थे, यानी कि लियोन किंगडम और इंटेस किंगडम, उन्होंने मौका देखकर वॉर शुरू कर दिया। वॉर का रीजन क्या बताया? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वॉर के लेट स्टेज में फेजेक एम्पायर भी लड़ाई में आ गया और लियोन और इंटिस की चालों को रोकने की कोशिश की, और वो भी सिचुएशन रिवर्स नहीं कर पाया। वॉर का रिजल्ट ये निकला कि लियोन और फेना पॉटर के बॉर्डर वाले एरियाज और इंटिस और फेना पॉटर के बीच के रीजन्स, जिसे लेनबर्ग, मासिन और सिगार कहते हैं, उन सारे रीजन्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ये नए कंट्रीज मोस्टली गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम को फॉलो करते हैं और फेना पॉटर किंगडम में अर्थ मदर की इकलौती बची हुई रिलीजन बन गई। दिस वाज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाउंड फैमिली। और उस वॉर के अंदर क्या हुआ था, वॉर वाला हिस्ट्री क्लाइन को खुद पता था, पाउंड फैमिली का पता चल गया इस बंदे से। तो क्लाइन बोलता है जो भी हो इस चीज को बाद में देखेंगे, फॉर नाउ अंदर मत जाना ना। उस रात जब क्लाइन सोता है तो उसे एक अजीब ड्रीम आती है। ड्रीम के अंदर वो ड्रैगन्स को देखता है। देन वो एक 3-4 मीटर लंबे नाइट जैसे फिगर को देखता है जो कि आर्मर पहना है, ड्रैगन पे हमला कर दिया, ड्रैगन को गिरा दिया, शूट कर दिया। कोई अदृश्य सा आदमी उसकी मदद कर रहा था। देन वहां मीटियोर शावर हुआ। देन एक जायंट ब्लडी डोर दिखा, वही डोर जो कि क्लाइन देख के आया था घर के बेसमेंट के नीचे। डोर के पीछे एक नॉर्मल हाइट का आदमी बैठा था, वही आदमी जिसको क्लाइन पहले ड्रीम में देखा है। तो इस तरह की अजीब विजन्स उसे आई थी और इससे क्लाइन उठ जाता है। जिसका चेहरा देखा उसका डिकेड हैंडसम फेस था, समझ रहे हो बात? तो हाँ, क्लाइन उठ गया, डरा हुआ है। एंड मिस बॉडीगार्ड तो वहीं रहती है, निकल के बोलती है कि कोई नहीं, ये नॉर्मल है। जब भी तुम किसी पावरफुल इविल स्पिरिट के करीब आते हो तो उसका और जो इन्फ्लुएंस होता है ना, उससे ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स आने लगते हैं। जो भी हो, क्लाइन सो गया। अगले दिन संडे को उठा, पेपर पढ़ा। पेपर में एक था गुड न्यूज। द सिविल सर्वेंट यूनिफाइड एग्जामिनेशन बिल जो था वो पास हो गया था, जो क्लाइन बताया था अपने भाई बेंसन को। इसका पहला एग्जाम दिसंबर में होगा, उसको जो लोग पास करेंगे उनका एक दूसरा एग्जाम होगा जनवरी में। वो जो पास कर गया वो बन जाएगा सिविल सर्वेंट, जैसे हमारे यहाँ IAS IPS होता है ना, वैसा कुछ। इसके साथ नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल भी पास कर दिया गया है बैकलैंड के अंदर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसमें कुछ लोग जाएंगे और ये लोग पोल्यूशन को कैसे रेमेडी करना है ऑल दैट उस पर डिस्कशन करेंगे। वहीं यहाँ फाइनली हमें बुक 2 के अंदर बेंसन और मेलिसा को दिखाया जाता है, जहाँ बेंसन भी ये न्यूज पढ़ता है एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। मेलिसा को बताता है कि देखो मैं इतना प्रिपरेशन कर रहा था, फाइनली एग्जाम होने वाला है। एंड बेंसन वाज लाइक कि चलो मेलिसा, हम लोग जो है ना एक्चुअली में बैकलैंड में ही शिफ्ट कर जाएंगे आफ्टर सम टाइम, बिकॉज यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। अगर मैं पास कर गया एग्जाम, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। देन मेलिसा के पास भी वहां कई क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका रहेगा। वो स्टीम मशीनरी में इंटरेस्टेड रहती है ना, और अगर मेलिसा अच्छे से पढ़ाई करती है तो वहां पे उसको एक्चुअली कम पैसा लगेगा स्कॉलरशिप वगैरह से। तो हाँ, हमें बैकलैंड मूव होना चाहिए, टिंजन में कुछ रखा नहीं है। और जहां तक बात है कि इनकी मेड बेला का क्या होगा, तो मेड एक्चुअली उसकी बेला खाना बहुत अच्छा बनाने लगी है, तो वो तो शेफ बन के लग सकती है कहीं और। उसको नया जॉब ये लोग ढूंढ के मदद कर देंगे।
एंड शेफ को तो ज्यादा पैसा मिलता है मेड से। इनफैक्ट बेंसन कहता है कि मैं कल ही जॉब से भी रिजाइनिंग दे दूंगा, मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा ताकि जो कुछ समय बचा है मैं पूरी तरह से फोकस्ड वे में पढ़ाई कर सकूं और भैया इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। एनीवेज कमिंग बैक टू क्लाइन, वो पाउंड फैमिली के बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था और तभी दिन के समय मिस बॉडीगार्ड बोलती है मेरे 3 दिन हुए, अब मैं चली। क्लाइन कहता है कि ठीक है मिस बॉडीगार्ड आप जा रही हो, अगर कुछ अपडेट आता है वो मिलेट कार्टर वाले घर को लेके तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक ओके। अब मिस बॉडीगार्ड के जाते ही क्लाइन तुरंत घर भागा और सबसे पहले ग्रे फॉग में गया। उनके रहते ग्रे फॉग में जा नहीं पा रहा था लौंडा। वैसे ग्रे फॉग में जाने से पहले याद है ना क्लाइन को एक ऑल ब्लैक आई वाला मिला था उस बंदे से, रोजागो से, वो उसको टच करता है एंड क्लाइन को अचानक से एकदम ट्रू क्रिएटर की आवाज आती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो करप्टेड था। ऑल्दो उससे क्लाइन को कुछ थ्रेड्स दिखते हैं, ब्लैक कलर के इल्यूजरी थ्रेड्स जैसा वो बना सकता था ना, उस टाइप का कुछ। क्लाइन सोचता है अगर मैं इसको ग्रे फॉग में लेके गया तो क्या होगा, चलो टेस्ट कर लेते हैं। तुरंत इसे ग्रे फॉग में लेके गया एंड वहां पे एज एक्सपेक्टेड ट्रू क्रिएटर की आवाज क्लाइन को नहीं सुनाई देती। मतलब भले वो करप्टेड है ग्रे फॉग के अंदर भी और करप्शन को क्लाइन हटा नहीं सकता उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से, लेकिन एटलीस्ट यहाँ वो उसे टच कर सकता है आराम से और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। नॉट टच करने से क्लाइन को हमेशा वो थ्रेड्स दिखते हैं, मतलब हर लोगों के अंदर से जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, ऐसी पावर्स आती है। और ग्रे फॉग के अंदर भी ये पावर तो आएगी ही विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो क्लाइन सोचता है यही मौका है एक स्मर्फ अकाउंट बनाने का। जी हाँ, क्लाइन पहले से यहाँ पे कुछ बॉडी बना रहा था नकली, लेकिन उसको वो मूव नहीं कर पाता था। तो अब इस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की मदद से क्लाइन एक्चुअली में उन बॉडीज में थ्रेड्स देख पा रहा था जिससे उस बॉडी को जैसा चाहे मूव कर सकता है, बोल सकता है, उससे कुछ भी करवा सकता है शरीर से, ऐसा लगेगा एक ओरिजिनल आदमी ही है। एंड क्लाइन सोचता है टैरो क्लब का नेक्स्ट मेंबर यही होगा। मतलब वो है क्लाइन ही एक ऐसे ही इल्यूजरी आदमी बना दिया है और उसका नाम भी रख देता है द वर्ल्ड। वो आदमी बोल सकता है, बातचीत कर सकता है सबसे। एंड क्लाइन सोचता है चलो इस स्मर्फ अकाउंट की मदद से ना मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे मन में रहता है, लेकिन एज ए फूल मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि एज ए फूल तो मैं भगवान हूं ना। तो मैं जो भी गंदे गंदे सवाल होगा, छोटा मोटा या कुछ चाहिए होगा मुझे, मैं उससे मंगवाऊंगा द वर्ल्ड से। तो यस, टैरो क्लब में एक और अनऑफिशियल मेंबर आ गया है द वर्ल्ड, जो कि क्लाइन खुद है। वैसे वर्ल्ड के सीट के पीछे कोई सिंबल नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो जिंदा है नहीं, रियल आदमी है नहीं, लेकिन जो सिंबल्स बनते हैं चेयर्स के पीछे लोगों के, वो सिर्फ क्लाइन को ही दिखता है, बाकी को दिखता नहीं। सो एनी हाउ इट्स गुड। हाँ, मंडे जैसे ही होता है क्लाइन शुरू करता है टैरो क्लब मीटिंग और मीटिंग में सब लोग आता है, वर्ल्ड को देखता है, सब लोग ग्रीट करता है। ओ न्यू मेंबर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम द वर्ल्ड है। सब लोग हाय वेलकम वर्ल्ड टू द टैरो क्लब। तो सबसे पहले ऑड्री कहती है कि शाओ और फॉर्स को मैं बोली थी ना यहाँ पे मेरे को बनाना है इसका मेंबर, तो क्या करना है? तो क्लाइन वाज लाइक एक टेस्ट है। क्लाइन यहाँ लैनिवस का फोटो निकालता है, पास करता है, बोलता है लैनिवस याद है ना लास्ट बुक से, जो स्विंडलर था, जो कि पैसे लेके भाग गया था, इम्प्रेग्नेट कर दिया था एक औरत को, जिससे निकल रहा था ट्रू क्रिएटर काइंड ऑफ। हाँ, तो उसी लैनिवस का क्लाइन फोटो देता है और बोलता है शाओ एंड फॉर्स जो भी है, जो भी जिनको भी तुम लाना चाह रहे हो, 2 लोग, नाम नहीं बताइए वो, तो उन 2 लोगों को ये टेस्ट है कि उन्हें इसके बारे में पता करना है। ऐसी खबर है कि ये बैकलैंड में हो सकता है, तो पता करो ये बंदा कहाँ है। अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो विल सी कि उन्हें इंक्लूड करना है या नहीं। ऑड्री वाज लाइक ओके। इसके बाद एल्गर आता है, कहता है क्लाइन सर, मिस्टर फूल, आपके लिए मैं 6 और पेज लेके आया हूँ। किसका? ऑफ कोर्स एम्परर रोजेल का। तो क्लाइन इन पेजेस को पढ़ना शुरू करता है। तो एम्परर रोजेल लिखे थे कि उनका 3rd चाइल्ड हुआ है जिसका नाम वो रखे हैं बोर्नोवा। उनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम बर्नाडेट है। एंड उस टाइम लकी थी बर्नाडेट, क्योंकि जब बर्नाडेट हुई थी तो एम्परर रोजेल उस टाइम लो सीक्वेंस के बियॉन्डर थे, उनकी पत्नी भी। तो बर्नाडेट को वो लोग कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पास नहीं किए, तो वो अपना पाथवे चूज कर सकती है। वहीं उनका जो सबसे बड़ा बेटा है सियोल, वो लकी नहीं रहा क्योंकि उस टाइम ये लोग मिड सीक्वेंस पे थे, तो उसको तो वही पाथवे मिलेगा जो कि मतलब इन लोग का था, वही पाथवे चूज करना होगा। लेकिन इनका 3rd चाइल्ड बोर्नोवा लकी रहेगा क्योंकि इस टाइम तक एम्परर रोजेल शायद हाई सीक्वेंस पे आ गए हैं, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को हिसाब से पास कर सकते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी सीक्वेंस 5 बियॉन्डर के बराबर हैं और इसकी वजह से एम्परर रोजेल का बर्डन कम हो गया है और वो अपने पोषण को और तेजी से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। उससे उनकी एडवांसमेंट फास्ट हो रही है। इनफैक्ट जब वो पैदा हुआ था तभी उसमें एस्ट्रोमैंसर्स के अलग अलग ट्रेट्स दिखने लगे थे। फिर ज़रातोल भी एक दिन एम्परर से मिलने आता है और उनके बच्चों के बारे में नहीं होता सीयर जैसा कुछ डिफिनेशन बोलना कि आपका बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, जनाब शनाब बातें जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा कुछ बोलता है। एक्सेप्ट फॉर बर्नाडेट, यानी कि एम्परर रोजेल की बेटी थी, उसके बारे में ज़रातोल कुछ स्पेसिफिक बातें बोला। वो कहता है कि बर्नाडेट एक्चुअली में एम्परर रोजेल को हेट करेगी, उनके खिलाफ चली जाएगी और वो इस दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन के उभरेगी। खैर आगे एम्परर रोजेल लिखे थे कि सॉरन फैमिली का कोई फ्लोरेन करके बंदा है, वो चाहता है कि एम्परर
रोजेल उसके सबऑर्डिनेट बन जाएं। फ्लोरेन ने बताया कि सोरेन फैमिली का हिस्ट्री 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप की चर्च से भी लंबा है। उन्होंने फोर्थ एपॉक के सारे कोऑपरेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइट और डार्कनेस को देखा है और वो आज तक सर्वाइव किए हैं। लियोन की ऑगस्टस फैमिली, फेजाक की इनहॉर्न फैमिली और फेना पॉटर की कास्टिया फैमिली के अलावा जो दूसरी पावरफुल फैमिलीज कभी उनके बराबर मानी जाती हैं, जैसे एंटिगोनस फैमिली और जोरोथल फैमिली, वो अब हिस्ट्री के बचे कुचे टुकड़े बन चुकी हैं। ये बस छुपे हुए हैं, शेडी एग्जिस्टेंसेस बनकर रह गई हैं। अब फ्लोरेन बार-बार रोजेल को कह रहा था कि आप सबऑर्डिनेट बन जाओ और ऐसे में रोजेल वाज लाइक कि ये अपने आप को तो ज्यादा ही काबिल समझता है, अपने आप को फैमिली का जो है ना, सोरेन फैमिली का कुछ बहुत बड़ा आदमी मानता है। ऐसा है नहीं, मतलब रोजेल काइंड ऑफ हेट कर रहा था इस कैरेक्टर को। देन यहाँ एक और एंट्री था जिसमें रोजेल लिखे थे कि वो फिर से उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड किए हैं। कौन सा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? बस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, नाम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, लिख नहीं सकते। और इस मीटिंग में एक्चुअली में रोजेल को उस एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी के बारे में काफी कुछ पता चला। उनका मानना था कि जो इंसान होता है वो धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, मतलब खोता रहता है जब तक वो सो ना जाए। सोना समझ रहे हो? सो जाना लगातार कंप्लीट। इसीलिए अपने आप को ध्यान से ऑब्जर्व करना और खुद को याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन का यूज करके इंसान फाइनल एंड ऑफ डेज का सामना करने के लिए अपने आप को प्यूरिफाई कर सके। उन्होंने हजारों 10,000 सालों के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट और पास डाउन किया है। उनका बिलीफ है कि डस्क इनएविटेबल है और डूम्सडे से बचना मुमकिन नहीं है, मतलब एक ऐसा डूम्सडे आएगा। वो मानते हैं कि ओरिजिनल क्रिएटर अब भी एग्जिस्ट करता है, मरता नहीं है। वैसे ये लोग पूजा नहीं करते ओरिजिनल क्रिएटर के, ये लोग जानते हैं कि साला बहुत ईविल है और खत्म इंसान है, मतलब इंसान नहीं भगवान है, लेकिन बहुत घटिया भगवान है। जब डस्क आएगा और सब खत्म होगा, तब क्रिएटर अपनी नींद से जागकर सब कुछ अपने अंदर वापस ले लेगा और एक नया वर्ल्ड और नई हिस्ट्री क्रिएट करेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्शन इसी बिलीफ से आते हैं। वो ट्रू क्रिएटर के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट रखते हैं, मतलब पसंद नहीं करते। इनफैक्ट उसे फॉलन और इविल बताने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। उनके पास सेकंड ब्लास्फेमी, स्लेट और डिवाइन के 22 पाथवेज हैं, लेकिन वो मेंबर्स को इनमें से सिर्फ कुछ चूज करने देते हैं, उन लोगों को छोड़कर जो पहले से बियॉन्डर होते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं। क्या इन पाथवेज में कुछ सीक्रेट छुपा है? वेल, एम्परर रोजेल पहले ये सब नोट कर लेता है, सोचता है बाद में एनालाइज करूंगा पाथवेज को लेके। ये पाथवेज हैं बार्ड, सेलर, रीडर और स्पेक्टेटर। अब एम्परर रोजेल आगे लिखे होते हैं कि वो अपना खुद का ब्लास्फेमी कार्ड बना रहे हैं, मतलब एक पाथवे का एक ब्लास्फेमी कार्ड बनाएंगे, ऐसा 22 कार्ड्स बनाएंगे। इनफैक्ट उनका एक कार्ड कंप्लीट हो गया है। इस कार्ड में एंटी डिविनेशन, एंटी प्रोफेसी प्रॉपर्टीज रहेगी कि कोई डिविनेशन करके या किसी तरह से खोज के इसका पता नहीं कर लेगा। ना, ये कार्ड बहुत अच्छे से छुपी होंगी। अपार्ट फ्रॉम द वंस जो कि वो अपने बच्चे को दे रहे हैं, जो भी बाकी बचे कार्ड्स होंगे वो किसी भाग्य वाले इंसान को ही मिल जाएंगे। रोजेल लिखे होते हैं कि उन्हें सोचना होगा कि वो ब्लास्फेमी कार्ड्स का नाम कैसे रखे जो एक प्रॉपर सेट बनाए। डिवाइन के पाथ्स की टोटल गिनती 22 है और मेजर आर्काना जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें भी 22 कार्ड्स होते हैं। दोनों काफी अच्छे से मैच हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। इसलिए एम्परर रोजेल को ओरिजिनल पोर्शन नेम्स के हिसाब से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ताकि सब सही तरह से अलाइन हो जाए। अब इस डायरी में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी थी विच की एक्चुअली में सीक्वेंस 0 भी एग्जिस्ट करता है। इन जनरल सभी को लगता है सीक्वेंस 1 इज द एंड, लेकिन सीक्वेंस 0 भी एग्जिस्ट करता है जो कि ट्रू गॉड होता है। ना आप लोग को ये बात पता होगी क्योंकि मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, बट हाँ, नोवेल में इस पॉइंट पे ये चीज रिवील होती है। इनफैक्ट एम्परर रोजेल ये भी लिख देते हैं कि एक पाथवे है, उसका सीक्वेंस 0 है सन, उसका नाम ये है। अब ये कौन सा पाथवे होगा आप सबको पता है, वही डेरेक वाला या कोई और, पता नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, बट मतलब कौन सेंस है, पता ही होगा क्या होगा। खैर, तो अब डायरी पढ़ना बंद, टैरो क्लब में बातें शुरू होती है और सबसे पहले फूल कहता है कि जस्टिस वेल्डन, तुमने बेकरलैंड को एक हफ्ते में निपटा दिया। और ये सुन के हैंगमैन शॉक्ड कि अरे मैं ये करना शुरू भी नहीं किया और जस्टिस निपटा भी दी। तो हाँ, यहाँ फूल पूछता है जस्टिस से कि चलो ऑड्री जी, मतलब जस्टिस जी बताइए आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए। अब ऑड्री बिंग ऑड्री वो कहती है कि देखो, किलिंगॉस को मारने में जो आप मदद किए थे उससे एक्चुअली मेरे को 30,000 पाउंड का माल मिला था, तो उसमें से 15,000 तो आपके ब्लेसेड का हुआ ना, और किलिंगॉस को मारने में मुझे 10,000 पाउंड लग गए हैं, तो 5,000 मैं ही आपको दूंगी। आई एम इन डेट। लाइक आई सेड, अगर आपको ऑड्री जैसा कोई दोस्त मिल जाए ना, मतलब मुझे भी मिल जाए, तो पैसों की तो कमी नहीं होगी जिंदगी में। वैसे ऑड्री को पैसों की कमी हो गई है। वो कहती है कि देखो, मुझे जो रिवॉर्ड मिला था ना, वो एक्चुअली मैं अभी टच नहीं कर सकती, मैं अभी 18 साल की हुई नहीं हूँ। तो जब तक मैं लेडी नहीं बन जाती, जब मैं लेडी बन जाऊंगी, तब वो सब रिवॉर्ड मेरे हाथ में एक्चुअली में आएगा। तो अभी जो 10,000 मैंने खर्च किया है वो बहुत निकल गया मेरे पॉकेट मनी से, प्लस मेरे को विस्काउंट ग्लाइंट से लोन लेना पड़ा। कह नहीं रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी उसके फाइनेंशियल्स टाइट हैं। तो ऑड्री यहाँ फूल से कहती है कि थोड़े फाइनेंशियल्स मेरे अभी टाइट हो गए, तो वो 5,000 जो मुझे आपको देने हैं, ठीक है, तो वो जो है ना मैं बाद में दूंगी, कुछ महीनों बाद, चलेगा ना। फूल वाज लाइक ओके, जब हो जाए दे देना। अब यहाँ क्लाइन वर्ल्ड को मैनिपुलेट किया और वर्ल्ड बोला अब मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अरे वही इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि क्लाइन को चाहिए सीक्वेंस 7 पे जाने के लिए। वो सारे इंग्रेडिएंट्स बोल देता है वो, और सन कहता है मैं आपको ये इंग्रेडिएंट्स लाके दे दूंगा, एक बार मैं सीक्वेंस 8 पे पहुंच जाऊं, फिर मुझे पेट्रोल करने का मौका मिल जाएगा पेट्रोल वाले लोगों के साथ,
एंड वहाँ मॉन्स्टर्स वगैरह दिखते रहते हैं मेरे सिल्वर सिटी में, सिटी ऑफ सिल्वर में, तो वहां से इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा, मैं लाके तुझे दे दूंगा। और बदले में सन को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्गर वेपन चाहिए। एंड वर्ल्ड वाज लाइक ठीक है, मैं तेरे लिए तेरे हिसाब का कोई एक वेपन ढूंढ के लाऊंगा। अब ऑड्री को भी चाहिए सीक्वेंस 7 साइकियाट्रिस्ट का फॉर्मूला एंड डिटेल्स, एल्गोर को चाहिए सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड का। वहां जिसको जो मिलेगा लाके देता रहेगा, फिर एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे जो अपना वर्ल्ड था उसको एक और चीज चाहिए, वो ऑड्री से कहता है स्पेसिफिकली कि लियोन किंगडम में जितने भी नोबेल्स है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज है, उनकी सारी रिपोर्ट चाहिए। अब वर्ल्ड ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि क्लाइन को चाहिए पाउंड फैमिली की पूरी नॉलेज उस घर वाले केस को लेके। तो वर्ल्ड से करके पूछ लिया, एग्जैक्टली पाउंड फैमिली बोल के नहीं पूछा, वरना ऑर्डरी को कहीं शक होता कि पाउंड फैमिली से क्या लेना देना है इसका। तो इसलिए सारे फैमिली का ही बता दो, उसमें पाउंड फैमिली भी तो होगी ही ना, वो भी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो डिटेल्स मिल जाएगी। ऑर्डर वाज लाइक मैं 3-4 दिन में सारी डिटेल्स तुम्हें देती हूँ, मेरे को इजीली मिल जाएगी ये डिटेल्स। एंड वर्ल्ड वाज लाइक ठीक है भेज देना, एंड थोड़ा जल्दी करना है। अब इसके बदले में ऑड्री को वर्ल्ड से क्या चाहिए, वेल ऑड्री कहती है कि तुम्हें अगर कुछ बियॉन्डर पाथवेज, किसी भी पाथवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे दे दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इक्वल एक्सचेंज हो जाएगा वो। वर्ल्ड वाज लाइक ओके, मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को यहाँ पे जो मौजूद हैं, and the information is about demonist pathway। ये सुन के एल्गोर वाज लाइक मुझे पता है उसका सीक्वेंस 8 इंस्टिगेटर है, बट वर्ल्ड वाज लाइक एक सेकंड थांबा, तुम्हें सीक्वेंस 7 पता है? नहीं पता है ना, सीक्वेंस 7 होता है विच। अब ये बता देना कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वर्ल्ड वाज लाइक अगेन थांबा, विच होता है ना वो। अब सीक्वेंस 8 पे कोई लड़का हो या लड़की, सीक्वेंस 9 पे लड़का हो लड़की, डजंट मैटर, सीक्वेंस 7 विच पहुंचते ही उसे लड़की ही होना पड़ेगा। यानी अगर लड़का भी सीक्वेंस 7 विच का पोर्शन लेता है तो वो लड़की बन जाता है। ऑफ कोर्स हम लोग ये बात जानते हैं, ट्रिस्ट्रिसी वाला जो पूरा खेल हुआ था वहीं से क्लाइन वर्ल्ड के थ्रू ये बात बता रहा था, लेकिन इन लोगों के लिए ये बात नहीं थी। एंड दे वर लाइक वाह, आज कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन था, ओके। और इट वाज लाइक मैं तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो तैयार करके तुम्हें दे दूंगी। अब वर्ल्ड यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि सॉरन फैमिली में कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर रहे थे क्या, और इसका आंसर जो है ना क्लाइन खुद ही वर्ल्ड को सेपरेट लेके देता है। मतलब ये काइंड ऑफ दिखाने के लिए कर रहा था कि देखो वर्ल्ड कोई मतलब मैं नहीं हूँ, कोई और है, ऐसा करके। और ऑड्री तो मतलब वो है ना स्पेक्टेटर है अभी तो 8 पे, तो वो देख सकती है ना उस पाथवे पे स्पेक्टेटर, तो वो वर्ल्ड को देख के सोच रही थी कि ये ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, बहुत शांत सा रहता, मैं इसे पढ़ क्यों नहीं पा रही, कुछ तो वर्ल्ड के अंदर खास है। अरे वर्ल्ड और कोई नहीं, क्लाइन खुद ही है, तुम लोग को चकमा दे रहा है, ठीक है। एनीवेज यहाँ होती है मीटिंग खत्म, इसके बाद क्लाइन आता है रियल वर्ल्ड में, और क्लाइन के दिमाग में कुछ चीजें थी, अब क्या थी वो आपको बाद में पता चलेगा, बट फॉर नाउ उन चीजों के लिए क्लाइन चेक करना चाह रहा था कि अजिक का जो कॉपर विजल होता है ना, उससे लाशों पे क्या इफेक्ट होता है। तो हाँ, क्लाइन कॉपर विजल लेके एक्चुअली एक सेमेट्री में यानी बरियल में जाने की सोचता है। अब देखो लियोन किंगडम में 3 तरह की बरियल होती है। पहली बरियल जो कि अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास लोग अफोर्ड करते हैं, जिसमें प्रॉपर कॉफिन वगैरह बना के एकदम सजा के उसको डाला जाता है पूरे रिचुअल वगैरह के साथ। तो ये है एक तरह का बरियल। सेकंड बरियल है जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये लोग करते हैं, जिसमें उनके पास कॉफिन वॉफिन का पैसा नहीं होता, तो वो कर देते हैं, जला देना नहीं होता है, उससे फिर राख हो जाता है, उसको अर्न में रखते हैं। तो वो एक सेकंड मेथड है। देन देयर इज थर्ड मेथड जो कि बहुत गरीब लोग करते हैं, और उस केस में वो लोग कुछ नहीं करते, बस लाश को दफना देते हैं। तो ये 3 तरीका है बरियल का। हाँ, क्लाइन विसल लेके एक सिमेट्री में जाता है, ट्राई करता है विसल को नजदीक ले जाना, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होता है। इससे ये कंफर्म हुआ कि अगर बरियल किया गया है प्रॉपर वे में रिचुअल के साथ, तो फिर वो लाश नहीं उठेगी, इवन इफ अजिक का कॉपर विसल वहां आया। बट देन क्लाइन अगले दिन सैंट एस्टन हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में इसलिए क्योंकि वहां हमेशा बीमार लोग रहते हैं, गरीब वाला हॉस्पिटल था, गरीब लोग तो पता ही है क्या हाल होता है, मरते रहते हैं। तो वहां पे एकदम फ्रेश लाश होगी जो कि एकदम तुरंत अभी खत्म हुआ होगा। तो उस मोर्ग के अंदर क्लाइन जाता है, विसल को यूज करता है, और 2 मिनट बाद वाकई में एक लाश उठ जाती है। तो हाँ, अगर लाश नहीं है, उस पर कोई रिचुअल करके उसको बड़ी नहीं किया गया एंड ऑल दैट, तो वो उठ जाएगी इस विशल के इसके अंदर, क्या कहते हैं, प्रभाव के अंदर। क्लाइन इस लाश को बाकी सबको भी तुरंत 2-3 चाम मार के सुलाया, फिर यहाँ की जो केयर टेकर थी उसे बचते हुए यहाँ से निकल लिया। वहीं ऑड्री ग्लाइंड के घर पे मिलती है शाओ एंड फॉस से, उसे देती है लैनिविस का फोटो, कहती है इसके बारे में पता करो, ये जहाँ है क्या कर रहा है सब पता करके मुझे दो, बदले में मिलेगा 100 पाउंड। फॉस बताती है कि वो एक गैदरिंग ज्वाइन की है जिसके अंदर स्पेक्टेटर एंड टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला आया है, यानी कि उस गैदरिंग में साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का कोई ना कोई इंसान होगा, क्योंकि वही फॉर्मूला ला रहा होगा। तो फॉस ऑड्री को उस गैदरिंग में अपने साथ अगली बार ले जाएगी। वहीं ग्लाइंड को अपोथेकरी बनना है, उसका फॉर्मूला चाहिए उसको, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा ना। दूसरी तरफ अगर हम क्लाइंड की बात करें तो वो कीलैक क्लब जाता है, वहां वो तालिम से मिलता है, वही जो उसको रिकमेंड किए थे, टीचर हैं, और तालिम कहते हैं कि उनका एक दोस्त है, उसको एक्चुअली में डिटेक्टिव की जरूरत है, मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, बॉडीगार्ड जैसा, तो तुम करोगे क्लाइन? क्लाइन वाज लाइक ओके, मतलब क्लाइन नहीं, शर्लॉक मोरियार्टी है ना, तो हाँ करोगे शर्लॉक? तो शर्लॉक वाज लाइक ओके करेंगे, बट तालिम वाज लाइक पहले आई वांट टू चेक कि तुम फाइट कर सकते हो कि नहीं, मैं खुद ट्रेनिंग लेके आया हूँ फाइट का, तो आई कैन चेक। क्लाइन वाज लाइक कर लो चेक।
तो यहाँ शर्लॉक मतलब कि जो अपना क्लाइन है उसके और तालिम के बीच में छोटी सी फ्रेंडली फाइट होती है, इसमें क्लाइन पटक देता है तुरंत 1 सेकंड के अंदर। तो तालिम वाज लाइक ओके तुम अच्छा लड़ते हो, तो चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने उस दोस्त से जिसको तुम्हारी जरूरत है। तो तालिम लेके आता है माइक जोसेफ नामक बंदा को, जो कि एक रिपोर्टर है। माइक बताता है कि रिसेंटली शहर के अंदर सीरियल किलिंग्स हुई हैं और सबको पता था, क्लाइन को भी बात पता था, पेपर में आता रहता था। इनफैक्ट 11 औरतें, सिर्फ औरतें खत्म हुई हैं। अब याद है एक बार क्लाइन और शैरन जब आ रहे थे ब्रेव हार्ट्स बार से, तो उन लोगों को एक औरत दिखी थी कैरेज के अंदर से, जहां ये लोग रुके नहीं थे, औरत खत्म हुई थी। तो हाँ, वो भी इस सीरियल किलिंग का ही पार्ट थी। तो कोई तो है जो कि औरत को मार रहा है और इसी तरह से अंदर का पूरा खा जाता है माल मटेरियल बॉडी के अंदर का। नाउ माइक जो था वो एक्चुअली में कई चीजें पता कर चुका था, इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट कर चुका था। जैसे कि जितनी भी लड़कियां थी ना, सबके बीच एक कॉमन कनेक्शन था। ये सारी लड़कियां पहले स्ट्रीट गर्ल्स रह चुकी थी। स्ट्रीट गर्ल्स बोले तो वो लड़कियां जो कि बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती हैं, तो वो रह चुकी थी, लेकिन अब नहीं थी वो। अब उनका कोई एक प्रॉपर जॉब मिल गया था, जैसे मेड का या फिर टेलरिंग का, ऐसा ही कुछ जॉब्स उन्हें मिल गया था। एक्सेप्ट वन गर्ल, एक ऐसी लड़की थी जो कि सबसे यंग थी, 16 साल की। उसका नाम था सिबर, और वो जो लड़की थी वो अब भी स्ट्रीट गर्ल थी। तो 10 जो केस है उसमें स्ट्रीट गर्ल थी और अब वो कोई और जॉब कर रही है। एक केस जिसमें स्ट्रीट गर्ल थी और तभी खत्म हुई। तो माइक का मानना था कि ये जो एक केस है ये एक्चुअली में अलग कोई और किया है, ये मतलब खत्म किया है उस लड़की को, एंड वो इस तरह से जान के किया था कि इसी 10 जो किलिंग हुई है ना, उससे ये 11वां भी मिल जाए, तो लोगों को किसी और पे शक ना हो, तो लोगों को लगेगा जो सीरियल किलर है वही मार रहा है। तो ये पूरा केस था। मैं ये बताता कि बैकलैंड के अंदर 15 से 55 साल की जो लड़कियां होती है ना, उनमें जो जितनी भी लड़कियां होती हैं उसमें 6 में से 1 लड़कियां स्ट्रीट गर्ल होती है। अब लियोन किंगडम जो कि इतना ज्यादा कंजर्वेटिव एरिया है, वहां भी ये सब चीजें चल रही हैं, वो भी इतने कम एज से, आप सोच सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि माइक को क्लाइन की किस चीज में मदद चाहिए। वेल, माइक जा रहा था उस जगह पे जहां पे बहुत सारी स्ट्रीट गर्ल काम करती थी, स्पेशली जहां पे सिबर काम करती थी, ये जो अभी एकदम रिसेंटली खत्म हुई है 16 साल की लड़की जो कि स्ट्रीट गर्ल थी। तो हाँ, वो जिस जगह पे काम करती थी ना, उस जगह का नाम है गोल्डन रोज। तो उसी जगह पे जाना है, वहां काफी सारी स्ट्रीट गर्ल्स होंगी, उनसे माइक को इंटरव्यू करना है। ऑफ कोर्स वो किस तरह का एरिया होगा आप समझ ही रहे होंगे, तो वहां खतरा हो सकता है। तो क्लाइन का काम है माइक को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए माइक क्लाइन को देगा 1 पाउंड। 1 पाउंड तब जब वहां कोई लफड़ा नहीं हुआ, क्लाइन को कुछ करना नहीं पड़ा, तो 1 पाउंड देगा। लेकिन अगर लफड़ा होता है और क्लाइन को एक्चुअली में फाइट करना पड़ जाता है किसी से, तो वो 5 पाउंड देगा क्लाइन को। तो हाँ, माइक पूछता है कि चलोगे मेरे साथ गोल्डन रोज, वहां पे मुझे सवाल जवाब करने हैं, करोगे मेरा प्रोटेक्शन। क्लाइन वाज लाइक 1 मिनट हाथ धो के आता हूँ, बताता हूँ। गया उधर, डिविनेशन किया, जाना चाहिए या नहीं, पॉजिटिव आंसर आया। तो क्लाइन आता है, बोलता है डील, चलते हैं तुम्हारे साथ। सो यस, इस सब के बाद क्लाइन और माइक मिलते हैं शाम को और पहुंच जाते हैं गोल्डन रोज ब्रॉथल। गोल्डन रोज के अंदर 2 बॉडीगार्ड्स थे, देन कई लड़कियां थी, यंग एज की, ओल्ड एज की, हर एक एज में। देन कई लोग थे जो कि लड़कियों से इंटरेक्ट कर रहे थे। कैसा इंटरेक्शन आप समझ रहे होंगे, डांस वगैरह चल रहा था, म्यूजिक था। और यहाँ माइक जो था वो एक यंग लड़की से बात करने जाता है, ये सोच के कि सीबर जो मरी थी वो भी यंग लड़की ही थी, तो उसकी दोस्त कोई यंग लड़की ही होगी। अब ये यंग लड़की माइक से बात करने से मना कर देती है, सेइंग कि उनकी जो हेड है मैडम लोपेज, वो मना की है सीबर के बारे में बात करने से। ऐसे में माइक सीधा मैडम लोपेज से ही बात करने चला गया और माइक यहाँ जो है ना रिपोर्टर वाला आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन ये फेक आईडी कार्ड था माइक का, ओरिजिनल नहीं। और कहता है कि भैया मैं रिपोर्टर हूं, अब मुझे पता करना है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ। अब रिपोर्टर सुनते ही मैडम लोपेज भड़कने लग जाती है और कहने लगती है कि देखो वो जो लड़की थी सीबर, वो एक्चुअली एक क्लाइंट के घर गई थी, फिर वहां से वापस आ रही थी रात को, एंड देन सडनली उसके साथ मतलब मौत हो गई उसकी। अब जब मैडम लोपेज भड़क भड़क के ये सब बात बोल रही थी, तो क्लाइन अपना स्पिरिट विजन ऑन करके मैडम लोपेज को ऑब्जर्व कर रहा था और वो क्लियरली समझ जाता है कलर्स वगैरह देख के कि अब भाई झूठ बोल रही है ये बंदी। क्लाइन माइक को भी ये बात बता देता है कि ये जो मैडम लोपेज थी ना, वो झूठ बोल रही थी। और यहाँ पे क्लाइन अपना बोल देता है कि मैं अपने डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाया हूँ, लेकिन हम जानते हैं स्पिरिट विजन ऑन करके देख लेता है लौंडा। ऐसे में माइक प्लान बनाता है कि हम लोग मैडम लोपेज को फॉलो करेंगे, लेकिन भैया फॉलो करोगे कैसे, 2 बाउंसर्स भी तो है यहाँ पे। तो माइक वाज लाइक शर्लॉक मोरियार्टी, तुम लड़ने में अच्छे हो ना, तो क्यों ना तुम इन 2 बाउंसर्स को निपटा दो, बेहोश कर दो, 5 पाउंड में तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। क्लाइन वाज लाइक ओके, शर्लॉक इज रेडी टू डू दिस। क्लाइन जाता है, दोनों बाउंसर्स को टपली मार के निपटा देता है, मतलब खत्म नहीं किया, बस बेहोश कर दिया है। और इसके बाद ये लोग मैडम लोपेज के कमरे के बाहर जाते हैं एंड वहां सुनते हैं कि वो क्या बोल रही हैं। मैडम लोपेज किसी से बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि कैपिम से कह देना कि अगले 1-2 हफ्ते तक जो है ना लड़कियां नहीं प्रोवाइड करे या फिर कुछ भी इधर उधर ना करे। तो हाँ, इन्हें एक लीड मिल गया है एंड दैट इज कैपिम, यानी कि ये कैपिम नामक कोई बंदा है जो कि इस सबसे रिलेटेड है।
तो ये सुनते ही माइक और क्लाइन तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं, इससे पहले कि बॉडीगार्ड्स होश में आ जाएं। तो इसके बाद माइक जो भी पैसे थे क्लाइन को देने थे वो देता है एंड चल देता है अपना कैरेज में बैठ के। क्लाइन भी निकलता है, लेकिन तभी क्लाइन के पास एक कैरेज आके रुकती है। उसके अंदर एक बंदा बैठा था, वो क्लाइन को इशारा करता है कि बेटा अंदर आ जाओ। क्लाइन भी कैरेज के अंदर बैठ जाता है और क्लाइन को पता चलता है कि कैरेज में जो बंदा उसे बुलाया है उसका नाम है डिटेक्टिव इसनगार्ड स्टैंटन। जी हाँ, इसनगार्ड बैकलैंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव्स में से एक था। इनफैक्ट इतना फेमस है वो कि वो पुलिस तक को असिस्ट करता है, उनके साथ भी काम करता है। अब इसनगार्ड को भी क्लाइन देखा था वहां पे गोल्डन रोज के अंदर, तो क्लाइन समझ जाता है ओ इसनगार्ड भी इसी सिलसिले में पता लगाने वहां डिटेक्टिव वर्क करने आया होगा। और यहाँ इसनगार्ड क्लाइन को 2 पाउंड पकड़ाता है और कहता है बेटा तुम्हें जो वहां पता चला ना अब वो सब मुझे बता दो। क्लाइन कहता है हमें को ज्यादा पता नहीं चला, बस किसी कैपिम नामक बंदे का नाम आया। अब कैपिम नाम सुनते ही इसनगार्ड बोलता है ओके मैं चीजें समझ रहा हूँ। क्लाइन इसनगार्ड से पूछता है कि आखिर ये कैपिम है कौन, और इसनगार्ड बताता है कि देखो ये बैकलैंड है ना, यहाँ पे ईस्ट बॉरो के अंदर जितनी भी लड़कियां गायब होती हैं उन सब में कैपिम का ही हाथ होता है, क्योंकि वही इन लड़कियों को, यंग लड़कियों को धंधों में धकेल देता है। कैपिम एक बहुत स्ट्रांग बंदा है, उसको बैकिंग भी अच्छी खासी होगी क्योंकि उसके आसपास भी स्ट्रांग लोग रहते हैं और वो भले अपने आप को एज बिजनेसमैन दिखाता है लेकिन एक्चुअली में वो काला धंधा करता है। एनीवेज ये सब बात करके इसनगार्ड क्लाइन को बोलता है ठीक है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, अब तुम जा सकते हो। अब क्लाइन इसनगार्ड को भी अपने स्पिरिट विजन से तो देख ही लिया था और क्लाइन एक चीज नोटिस करता है कि इसनगार्ड जो है ना बहुत ज्यादा काम था। मतलब इस तरह की जब बातें होती रहती है हाई स्टेक्स की तो लोगों के इमोशंस दिखते हैं, लेकिन इसनगार्ड वाज वेरी वेरी काम। इसका मतलब समझे ना या तो इसनगार्ड इतना एक्सपीरियंस्ड और बहुत तगड़ा डिटेक्टिव है कि वो अपने इमोशंस को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है, या फिर इसनगार्ड खुद एक बियॉन्डर है। बट द क्वेश्चन इज कि अगर इसनगार्ड एक बियॉन्डर है तो वो पुलिस के साथ कैसे काम कर रहा, क्योंकि इसनगार्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़ा हुआ है, वाइल्ड बियॉन्डर है। तो अगर वाइल्ड है, ऐसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं है, तो पुलिस उसको एक्सेप्ट कैसे कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं पुलिस बैकएंड में चर्चेस से तो जुड़ी होती हैं। एनीवेज यही सब सोचते हुए क्लाइन चलता है, ब्रेव हार्ट्स बार पहुंचता है, वहां कैस्पर्स से मिलता है और पूछता है कि मैरिक है क्या। कैस्पर्स कहता है मैरिक 1-2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा। और क्लाइन नोटिस करता है कि जब वो मैरिक का नाम लिया ना तो कुछ लोग बार में उसको देखने लग गए थे। तो क्लाइन के दिमाग में आता है कि देखो मैंने अंदाजा तो लगा ही लिया था कि मैरिक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा होगा, मिस बॉडीगार्ड भी, और ये लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से भागे थे और यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए थे। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाले अब इन दोनों को हंट कर रहे हैं, जिस कारण से मैरिक अभी गायब है। और इसीलिए जब मैं मैरिक का नाम लिया तो कुछ लोग मुझे घूरे थे, क्योंकि वो लोग शायद ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि नजर रख रहे हैं कि कौन मैरिक से मिलता है एंड ऑल दैट। सो हाँ, मिस बॉडीगार्ड और मैरिक के साथ कुछ तो चल रहा है, मतलब कुछ लोग उन्हें हंट कर रहे हैं। अब ये सब क्या है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। फॉर नाउ क्लाइन यहाँ से वापस लौट जाता है। अब अगली सुबह क्लाइन को न्यूज़पेपर में दिखता है अर्नेस्ट फर्म्स का एड। याद है ना, बियॉन्डर गैदरिंग के लिए एक एड आता है, उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं ऑल दैट। तो हाँ, क्लाइन समझ जाता है आज रात 8 बजे बियॉन्डर गैदरिंग होने वाली है और आज क्लाइन जाना चाहता था, लेकिन अपने ओरिजिनल अवतार में नहीं। जी हाँ, क्लाइन बियॉन्डर गैदरिंग में पहले गया हुआ है ना शर्लॉक मोरियार्टी ही बन के। ऑल्दो वहां फेस हिडन रहता है, हुड रहता है, बट स्टिल कद काठी आवाज से तो लोग पहचान ही रहे होंगे कि हाँ यही बंदा है। जैसे क्लाइन हमेशा अपोथेकरी को पहचान जाता है, मोटा सा बंदा है। तो इसीलिए क्लाइन इस बार अपना थोड़ा सा लुक चेंज करके जाना चाहता था, ताकि लोग समझ नहीं पाए कि ये वही बंदा है जो कि पहले आया था। क्योंकि उनके हिसाब से जो क्लाइन है वो नया नवेला इस बियॉन्डर गैदरिंग में आने लगा है और इतने कम समय में वो इतनी चीजें नहीं इकट्ठा कर सकता। तो इसी पर्सोना को हटाने के लिए क्लाइन आज भेष बदल के जा रहा है, मतलब दाढ़ी वाड़ी लगा लिया है, थोड़ा हाइट बढ़ाया है, घटाया है, कुछ तो हील वगैरह डाल के समथिंग, मतलब इस तरह का कुछ काम किया है ताकि थोड़ा वो अलग दिख सके। तो हाँ, बियॉन्डर गैदरिंग में क्लाइन अपना भेष बदल के जाता है, मास्क लगाता है, हुड पहनता है एंड देन सबसे पहले आवाज थोड़ा सा चेंज करके सबसे पहले खुद ही बोलता है कि मुझे 2 फॉर्मूला बेचना है, एक बार्ड का और एक लाइट सप्लिएंट का। मतलब सेम सन पाथवे का है ये, सीक्वेंस 9 बार्ड और लाइट सप्लायंट। पहले के लिए 220 पाउंड, दूसरे के लिए 450 पाउंड। ये सुन के अपोथेकरी, वही मोटा वाला, वो भी आया था। वो कहता है कि हाँ मैं ले सकता हूं, एंड देन वो बकवास करने लगता है अपना जो यूजुअल उसका चलता है। बट उससे पहले एक और बंदा रहता है जो पीछे से बोलता है मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं 200 दूंगा बार्ड का और लाइट सप्लायंट का 400। क्लाइन बोलता है डील, लेकिन डील के साथ मैं एक क्लॉज जोड़ना चाहूंगा कि मैं जो तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को तुम आगे इस गैदरिंग में नहीं बेच सकते, बाहर कहीं बेच दो चलेगा, इस गैदरिंग में नहीं बेचना है। एंड वो बंदा मान जाता है। अब फॉर्मूला चेक भी तो करना है कि सही है या नहीं, मतलब क्लाइंट कुछ भी लिख के दे देगा थोड़ी वो फॉर्मूला होगा।
तो इसका भी एक मेथड था आई ऑफ विजडम के पास, जो कि ये गैदरिंग चलाते हैं। वो क्लाइंट का फॉर्मूला लेते हैं, देन एक रिंग निकालते हैं। रिंग के निकलते ही क्लाइंट को थोड़ा अजीब फील होता है, मतलब कुछ तरह का वो सील्ड आर्टिफैक्ट लग रहा है। रिंग में कुछ डायमंड लगे हुए थे, ढेर सारे डायमंड्स, टाइनी टाइनी। एंड देन उस रिंग को वो पहनता है, आई ऑफ विजडम, और फिर टच करता है फॉर्मूलाज पे, तो उसके अंदर से जो ना एक ग्लो निकलती है गोल्डन कलर की, बहुत तेज। तो कंफर्म हो गया कि जो क्लाइंट फॉर्मूला दे रहा है वो एक्चुअली में सही है। तो ये किसी तरह का नोटरी है। याद है मैंने आपको एक नोटरी के बारे में बताया था, जिससे चीजें कंफर्म हो सकती है, आपकी बात की वजन रखी जा सकती है। तो ये जो सील्ड आर्टिफैक्ट है, ये शायद 2-081 है क्या, जिससे पता चल जाता है कोई भी चीज सही है या नहीं, नोटरी जैसा। खैर, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद अपोथिकरी कहता है कि लास्ट टाइम एक बंदा आया था, वो मुझसे 4 बॉटल सेडेटिव मांगा था, वो आया है क्या? मतलब वो क्लाइंट की बात कर रहा है। याद है ना, लास्ट बियॉन्ड द गैदरिंग में क्लाइंट बोला था कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपसे 4 बॉटल सेडेटिव लूंगा। लेकिन क्लाइंट तो आज आया है भेष बदल के, तो क्लाइंट कुछ बोलता नहीं। तो ऐसे में ये अपोथिकरी बोलता है, लगता है मारा गया। मतलब ये जो अपोथिकरी है ना, ये सिर्फ अपने मुंह से गंदी बातें ही निकालता है, लोगों के मरने की बात बस ना। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड को एक्चुअली सन को देना है एक बियॉन्डर वेपन, मतलब एक तगड़ा सा वेपन देना है। और यही वन ऑफ द मेन रीजंस था कि क्लाइंट यहां आके बार्ड और लाइट सप्लायंट का फॉर्मूला बेचा था, ताकि वो फंड इकट्ठा कर सके और सन के लिए एक बढ़िया वेपन खोद सके। अब इस गैदरिंग में एक औरत आती है जो हमेशा वेपन बेचती है। वो औरत फिर से 2 नया वेपन लेके आई है। सबसे पहला वेपन था विप ऑफ स्लोनेस, मतलब इस विप से आप किसी को भी स्लो कर सकते हो, आपका ओपोनेंट एकदम स्लो हो जाएगा। जस्ट दैट ये घोस्ट्स पे या रैट्स पे काम नहीं करती। अब क्लाइंट सोचता है ये वेपन तो बिल्कुल भी काम का नहीं होगा सन के लिए, क्योंकि सन जब वहां अपने सिटी ऑफ सिल्वर में जाता है, अगर पेट्रोलिंग स्क्वाड में वो चला जाता है तो वो मॉन्स्टर्स वगैरह से ही लड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, डीमन से, स्पिरिट से। एंड ये वेप उन पे ही काम नहीं करेगा, सिर्फ ह्यूमंस पे, तो फिर कोई काम कर रहा नहीं। तो क्लाइंट वाज लाइक, मतलब मन में सोचता है नहीं ये तो नहीं चाहिए। इसका दाम 450 पाउंड था। अब अगला वेपन वो बताती है एक्स ऑफ हरिकेन। इस एक्स को जो भी विल्ड करेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एजिलिटी बढ़ जाएगी, वो दौड़ पाएगा तेज। देन एक्स अगर आपके हाथ में है और आप हमला करते हो तो 15% चांस है कि आप अपने ओपोनेंट पे नंबिंग इफेक्ट डाल सकते हो, और 5% चांस है कि लाइटनिंग स्ट्राइक होगा। मतलब आप एक लाइटनिंग का बोल्ट कंजोर कर सकते हो अपने ओपोनेंट के ऊपर। नाउ अगर नेचुरली ही लाइटनिंग हो रही है तो ये लाइटनिंग कंजोर करने का जो चांसेस है ना, वो 50% तक चला जाता है। इसका कॉस्ट था 550 पाउंड या फिर बारबेरियन फॉर्मूला। और क्लाइंट सोचता है ये वेपन परफेक्ट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सिटी ऑफ सिल्वर में कोई सन वन नहीं है, हमेशा अंधेरा रहता है और लाइटनिंग बहुत तेज होती रहती है। बहुत ज्यादा लाइटनिंग हुई तो वही काइंड ऑफ डे है, कम लाइटनिंग हुई तो नाइट है, इस तरह का सिस्टम है। तो वहां तो ये वेपन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्लाइंट बोलता है मैं लेगा, लेकिन तभी एक और बंदा बोलता है मैं भी लेगा। वो बंदा, तो यहाँ बिडिंग शुरू हो जाता है। तो क्लाइंट $520 बोला, तो वो 530 पाउंड बोला, फिर 540, ऐसे ही बिडिंग बढ़ना शुरू होता है। डॉलर नहीं, पाउंड, ठीक है, पाउंड में डॉलर निकल जाता है मुंह से, ठीक है। एनीवेज, अब 560 तक जब क्लाइंट जाता है तो दूसरा बंदा बिडिंग करना बंद कर देता है। सो यस, 560 पाउंड्स में फाइनली क्लाइंट को ये एक्स ऑफ हरिकेन मिल चुका है। तो हाँ, क्लाइंट ये वेपन खरीद लिया। इसके बाद जो दूसरा वेपन था उस लेडी का, वो भी कोई खरीदता है। एंड बहुत सारी यहाँ मतलब ट्रेड्स होती है गैदरिंग के अंदर। अब एक आदमी इस गैदरिंग के अंदर कॉर्प्स कलेक्टर का फॉर्मूला भी बेच रहा था 230 पाउंड्स के लिए। एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला यूजुअली एवनाइट गॉडेस के मतलब चर्च में बहुत ज्यादा है। बट हाँ, सीक्वेंस 9 के फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं लीक हो ही जाते हैं, तो लोग ऐसे वाइल्ड गैदरिंग्स में भी बेचते रहते हैं। अब क्लाइंट यहाँ एक और चीज मांगता है, कंप्लीट स्पाइनल फ्लूइड ऑफ अ डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर। अगेन ये पोशन इंग्रेडिएंट के लिए जरूरी है, और क्लाइंट कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ ऐसा पेमेंट दूंगा जो कि कोई और नहीं दे सकता। बट हाँ, यहाँ गैदरिंग में किसी के पास ये चीज नहीं थी, तो क्लाइंट का ये बिकता नहीं। इसके बाद अपोथिकरी अपना जो पोशंस वगैरह लाया था वो सब बेचता है, एंड फाइनली गैदरिंग एंड होती है। हाँ, एक और बात अपोथिकरी गैदरिंग के एंड में बताता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था अबाउट द बीस्ट जो कि सीवर में घूम रहे हैं, और उस पे अभी उसको लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है। खैर, जो भी हो, क्लाइंट गैदरिंग खत्म करके घर वापस आता है। ही वाज वेरी हैप्पी कि कोई उसको पहचान नहीं पाया गैदरिंग में, क्योंकि उसको आई ऑफ विजडम से डर था कि कहीं वो ना पहचान जाए। बट वो भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि क्लाइंट बहुत चीज किया था। अपना हाइट वाइट थोड़ा चेंज, हल्का लंगड़ा के चल रहा था ऐसे, देन फेशियल चेंजेस, बहुत कुछ किया था, तो शायद ये सब काम किया। देन क्लाइंट को यहाँ एक्स ऑफ हरिकेन मिल गया है, जो कि उसे डेरिक को देना है, ये बोलते हुए कि ये वर्ल्ड की तरफ से है। तो वही सैक्रिफाइस वाला रिचुअल या फिर जो भी रिचुअल होता है जिससे वो दे देता है इन लोगों को, अपने टैरो क्लब के मेंबर्स को, वो ऑर्गेनाइज करता है और सन को फाइनली ये एक्स दे देता है। डेरिक भी एक्स लेके बहुत खुश, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए ये वेपन काम आएगा। और डेरिक यहाँ वर्ल्ड से कहता है कि मैं बहुत जल्द आपका जो इंग्रेडिएंट है ना वो मैं लेके आऊंगा। दूसरी तरफ सीन फोकस करती है शाओ पे, जो कि ईस्ट बोरो में जाती है। वहां का एक धारावी स्ट्रीट है करके, उस स्ट्रीट पे जाती है और एक पब के अंदर घुसती है। यहाँ वो अपने एक पुराने दोस्त विलियम से मिलती है, जो कि काफी पियक्कड़ सा आदमी
है, सिर्फ पीता है, सिंगल है, एकदम चिल है लाइफ में। तो शाओ यहाँ पियक्कर विलियम्स है ना उसको फोटो दिखाती है लैनिवस की। पता है ना ऑड्री शाओ को बोली है कि लैनिवस को खोजना है क्योंकि फूल ऑड्री को बोला है। तो हाँ बोलती है कि ये बंदा है, ये स्विंडलर टाइप का है, ठग वग के भागा है बहुत सारे पैसे लोगों से, तो इसको खोजना है। और ये अपना भेस वेस भी बदल सकता है, हो सकता है दाढ़ी वाड़ी उगा लिया हो या व्हाटएवर। तो उसे खोजो और अगर मिल जाए तो बता देना मुझे। अगर लैनिवस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन विलियम शाओ को देता है तो शाओ उसे 10 पाउंड देगी। खुद ऑलरेडी से ज्यादा ले रही है। वहीं अगर क्लाइंट की बात की जाए तो थर्सडे मॉर्निंग को वो लेपर्ड से जाके मिलता है। याद है ना साइकिल बना रहा है, उसका प्रोटोटाइप बन के रेडी हो गया है। क्लाइंट उसको चला वला के देखता है एंड देन कहता भी है कि देखो इसमें ये सब चेंजेस आप कर सकते हो। साथ ही ये लोग प्लान कर रहे हैं कि उसमें और भी इन्वेस्टर्स को लाया जाए ताकि इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। और हाँ लेपर्ड यहाँ इसे बाईसाइकिल नहीं बल्कि बाइक कहना चाहता है एंड क्लाइंट वाज लाइक ओके जो कहना है वो कहो। अब दिन के समय क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन आता है ऑफ कोर्स ग्रे फॉग से, और ये नोटिफिकेशन मिस जस्टिस का था जहां वो बताई थी कि वो नोबेल्स पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना मिस्टर वर्ल्ड को, वो मैं कलेक्ट कर चुकी हूं। तो हाँ अगेन सैक्रिफिशियल वाला रिचुअल होता है और क्लाइंट इस इन्फॉर्मेशन को लेता है। अब मिस्टर वर्ल्ड को थोड़ी देगा, मिस्टर वर्ल्ड तो क्लाइंट खुद है। तो इस इन्फॉर्मेशन में पढ़ना शुरू करता है स्पेशली अबाउट पाउंड फैमिली। सो यस पाउंड फैमिली पे इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाउंड फैमिली को एक्चुअली में जो बैटल मैंने आपको बताया था पहले भी, उस बैटल के बाद विस्काउंट का टाइटल मिला था। लेकिन पिछले 32 साल में पाउंड फैमिली के 2 जो संतान थे आयर्स थे, वो लोग मिस्टीरियस इलनेस के कारण खत्म हुए। ऐसे में जो ओल्ड विस्काउंट था वो अपने किसी फार रिलेटिव का चाइल्ड को यहाँ लेके आया जो कि उसका वारिस बनेगा। लेकिन ये जो बंदा था ये कुछ खास था नहीं, मतलब इतना घटिया था कि 8 साल के अंदर पाउंड फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जितने भी पैसे थे, वो सब बुड़ा दिया, खत्म कर दिया। इसलिए इनका जो टाइटल था विस्काउंट, उससे नीचे करके इन्हें किंग बैरोनेट कर दिया टाइटल। अब ये सब पढ़ के क्लाइंट एक बात तो समझ जाता है कि ओल्ड जो विस्काउंट था उसको कुछ चीजें जरूर पता थी जो बेसमेंट है उस घर के अंदर वहां से रिलेटेड, और ये लोग जो है ना पाउंड फैमिली इस बात को छिपा रहे हैं ना। फिलहाल जो बैरोनेट पाउंड है जो कि मतलब अभी यहाँ पे है, उसकी एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में लिखी थी विच वाज हिज करंट एड्रेस। जी हाँ, जिस बंदे को लाया था विस्काउंट पाउंड, जिस बच्चे को, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका एड्रेस है एंड द एड्रेस इज 29 सिविलस स्ट्रीट एम्परर्स बोरो। अभी फिलहाल वो वहीं पे है। तो क्लाइंट प्लान करता है कि मैं विजिट देता हूँ आज रात को। वैसे इस सब के बीच एक और चीज होती है, वो ये कि मिस्टर मिसेस सैमसन है क्लाइंट के लैंडलॉर्ड, उनकी जो मेड है जूलियन, वो क्लाइंट के पास आती है और कहती है कि संडे को मिस्टर सैमस के यहाँ एक्चुअली में कुछ लंच वगैरह है तो आप आइएगा, पार्टी जैसा है, तो आपको भी इनविटेशन है। क्लाइंट बोलता है ओके मैं संडे को आ जाऊंगा। तो शाम होते क्लाइंट फाइनली निकलता है उस एड्रेस पे जहां पे अभी बैरोनेट पाउंड होगा, और यहाँ वो बैरोनेट पाउंड को देख पाता है। ये बंदा पूरी तरह से शराबी है, सिर्फ लड़कियों के साथ रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, पूरा अपना पैसा उड़ा चुका है, कभी भी बैंकरप्ट हो जाएगा। इसका नाम है राफ्टर पाउंड, और राफ्टर पाउंड जैसे ही अपने कमरे में आता है वहां वो सोफा पे किसी को बैठा पाता है। ऑफ कोर्स ये क्लाइंट है जो कि राफ्टर पाउंड को गन दिखाता है और कहता है देख हड़बड़ी मत कर, मैं तुझे कुछ करूंगा नहीं, बस कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दे। ये सुनते ही राफ्टर पाउंड एकदम हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है कि यार जब से मैं आया हूँ इधर मेरे से लोग सवाल ही पूछने आते हैं। कभी पुलिस वाले आ रहे थे, कभी चर्च वाले आ रहे थे, कभी अलग अलग लोग आते हैं मेरे से सवाल पूछने, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने 1000 बार बताया है बट स्टिल लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। मेरे जो अंकल थे विस्काउंट, उनके जाने के बाद मेरा एक बटलर था वो चेंज हो गया, वो गायब हुआ, मेरे कितने सारे सर्वेंट्स थे सारे चेंज होते रहे एंड मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मेरे से कुछ उटपटांग सवाल मत पूछो। अब ये सब क्लाइंट सोचता है कि जरूर जो ओल्ड विस्काउंट था उसको शायद काफी सारी चीजें पता थी एंड इस बंदे को राफ्टर पाउंड जो है इसको शायद वाकई में चीजें नहीं पता हो। क्लाइंट यहाँ राफ्टर पाउंड को कहता है थांबा चिल हो जाओ, सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगा। लेकिन राफ्टर पाउंड चिल हो नहीं रहा था तो क्लाइंट उस पर स्लम्बर चाम 1-2 मार देता है जिससे वो सो जाता है एंड देन क्लाइंट वही करता है जो हम उसको जानते हैं करने के लिए, वही स्पिरिट से कनेक्ट करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालेगा। वही डायली वाला जो मेथड है, हाँ वही क्लाइंट अप्लाई यहाँ करता है। क्लाइंट राफ्टर से पूछता है कि ओल्ड विस्काउंट तुमसे क्या कहा था। राफ्टर कहता है वो बोला था अपने फैमिली को मेंटेन करो, रिमेंबर द ग्लोरी ऑफ एंसेस्टर्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लाइंट और भी पूछता है राफ्टर पाउंड से कि और भी कुछ तुम्हें पता है, बट वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे में क्लाइंट तुरंत ये स्पिरिट वाला मेथड को बंद करता है, बाहर निकलता है और यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मान लिया था कि राफ्टर को कुछ नहीं पता। अब क्लाइंट घड़ा के ग्रे फॉग में डिवाइन करता है कि राफ्टर का फ्यूचर क्या रहने वाला है। वो अपने विजन में देखता है कि राफ्टर पाउंड किसी केव के अंदर है जहां वो एक एम्यूलेट पहना हुआ है, और ये वही एम्यूलेट है जिसको देख के मिस बॉडीगार्ड बोली थी कि ये तो टूडोर फैमिली का एम्यूलेट है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये
कि राफ्टर पाउंड जो है वो एक्चुअली में बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से छिपा लिया। मतलब राफ्टर पाउंड को भी काफी चीजें पता है, बट समहाउ वो क्लाइंट को चीजें नहीं बताया। मतलब वो एक्ट कर रहा था कि वो पागल जैसा है, ये सब करता है, मतलब उसकी लाइफस्टाइल भी है वैसा, बट आई थिंक वो दिमाग से है, स्टेबल है, लेकिन वो एक्ट करता है कि वो स्टेबल नहीं है और क्लाइंट से काफी इंफॉर्मेशन छुपाया। अब क्लाइंट यहाँ एक बहुत बोल्ड हाइपोथेसिस देता है, विच वाज कि टूडोर फैमिली जो है ना वही एक्चुअली में पाउंड फैमिली है। मतलब टूडोर फैमिली की जो एक ब्रांच निकली थी उससे ही पाउंड फैमिली बनी होगी, और वॉर के समय टूडोर फैमिली को हंट किया जा रहा था, तो इसलिए इन लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया है और पाउंड फैमिली के नाम से रहने लगे। फिर इनका जो घर था उसके अंदर जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट को लोग बनाए होंगे और वहां वो लोग इनकाउंटर किए होंगे किसी ओल्ड टूडोर फैमिली के ही स्पिरिट को, लेकिन वो स्पिरिट इन्हें पहचान नहीं पाया होगा कि ये लोग टूडोर फैमिली के हैं। और ऐसे ही ओल्ड विस्काउंट का जो 2 बच्चे थे वो खत्म हुए होंगे और शायद उनकी ही बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक वहां पे है। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि इनके फैमिली में बियॉन्डर्स हैं और वहीं पे ये लोग अपने मिस्टिकल आइटम्स को भी खोए होंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि राफ्टर पाउंड जो है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो खुद भी बियॉन्डर है, तभी वो क्लाइंट के क्वेश्चनिंग को इतने इजीली से डॉज कर पाया, इवन स्पिरिट वाले मीडियम के साथ भी। अब देखो ओल्ड विस्काउंट के जब 2 बच्चे मरे होंगे और क्योंकि वो बियॉन्डर थे, इफ यू आर अज्यूमिंग, तो उनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक निकले होंगे, राइट? तो इसीलिए पुलिस और चर्च खोजने आए होंगे कि अगर वो लोग मरे हैं नॉर्मल तरीके से तो उनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है कहाँ। और ओल्ड विस्काउंट काफी पैसा खर्च किया होगा सिमिलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीदने में, ताकि वो पुलिस को और सबको बता सके कि सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्मल नहीं, ये सब हुआ है वहां कैद उस स्पिरिट के कारण। अब ये सब क्या है वो बाद में कभी हमें पता चलेगा, बट फॉर नाउ क्लाइंट इतना रिड्यूस कर लिया है कि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओल्ड विस्काउंट के पासिंग के बाद राफ्टर अपने आप को ही डरा दिया, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी। फिर उसने डिबॉचरी में खुद को डाल दिया ताकि वो पब्लिक और अथॉरिटीज का अटेंशन अपने से दूर रखे। राफ्टर पाउंड खुद लॉयर पाथवे का बियॉन्डर हो सकता है क्योंकि टूडोर फैमिली के पास यही पाथवे थी और बेसमेंट के अंदर इविल स्पिरिट समहाउ सील्ड है। इवन इफ बगल वाला कमरा का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हुआ है, बट स्टिल सील नहीं टूटा है। तो क्लाइंट सोचता है कि देखो मैं तो जाके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पिरिट बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट वो मिस बॉडीगार्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्लाइंट ये भी नहीं चाहता था कि कोई और जाके इन्वेस्टिगेट करे। तो कर क्या सकता है क्लाइंट? वेल वो प्लान करता है कि वहां का जो एंट्रेंस था ना, मतलब बेसमेंट के अंदर जाने के बाद बहुत दूर बाद जहां सांप वाप था उसके बाद जो एंट्रेंस था उसको ही अगर सील कर दिया जाए ना तो फिर वहां कोई जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्लाइंट को थोड़े बॉम्ब वगैरह चाहिए होंगे जिससे वो थोड़ा ब्लास्ट करके छोटा सा कंट्रोल्ड वहां का सब कुछ गिरा देगा एंड उस एरिया को सील कर देगा जिससे कोई और वहां जा ना सके। एंड देन जब क्लाइंट बहुत पावरफुल हो जाएगा तब अगेन वो इस जगह को विजिट करेगा, यहाँ के स्पिरिट से डील करेगा। यस, ये सब प्लान करके क्लाइंट वापस घर आ जाता है। नाउ अगली सुबह फ्राइडे को क्लाइंट उठता है और वो सीधा जाता है किला क्लब जहां वो मिलता है तालिम से। एंड देन रिपोर्टर माइक है वो भी आता है। माइक अपना रिपोर्ट तैयार कर चुका है थैंक्स टू क्लाइंट, और माइक डेली ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर के लिए काम करता है जिसमें उसकी रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट माइक यहाँ पहले ही क्लाइंट को बताता है जिसके हिसाब से जो 11 कत्ले हुई थी, राइट, सिमिलर सी, तो उसमें 10 तो एक्चुअली में जो सीरियल किलर है वही मार रहा है, लेकिन जो 11वां था ना वो कोई कॉपी कैट था जो कि मारा था, जो कि सीबर वाला केस था। अब वो सीरियल किलर कौन है, 10 लोगों को क्यों मारा, और ये कॉपी कैट किलर कौन है, वो ऐसा क्यों किया, अगेन ये सब आपको इसी बुक में पता चलेगा। वहीं अगर हम बात करें विलियम की, कौन विलियम? अरे वही जिसको शाउ बोली थी कि लैनिवस पे नजर रखना। वेल वो विलियम धारावी स्ट्रीट पे अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है। अचानक डार्क कोने से एक आदमी निकलता है, मतलब वो शैडो में ही छिपा हुआ था, वहां से निकलता है। काफी लंबा आदमी था, 2 मीटर लंबा, एकदम बड़ा सा था, और वो विलियम से पूछता है कि तुमको कौन कॉन्ट्रैक्ट दिया है लैनिवस को खोजने के लिए। विलियम इस आदमी को देख के ही डर जाता है और विलियम कह देता है कि मुझे शाउ नाम की एक लड़की दी थी। ये सुन के लंबा चौड़ा आदमी जाने लगता है और विलियम को लगता है चलो जान बच गई, लेकिन लंबा चौड़ा आदमी ऐसे ऐसे मतलब चुटकी बजाता है और उसके बाद विलियम का शरीर फट जाता है। हाँ, विलियम खत्म। उसके बाद ये जो लंबा चौड़ा आदमी था वो गैस पाइप इसके घर का खोल देता है और उसमें आग लगा देता है, जैसे यहाँ ब्लास्ट होता है। सबको लगे कि ब्लास्ट में ही खत्म हुआ है, बट वी नो कि ये आदमी विलियम को मारा है, और इसलिए मारा क्योंकि विलियम लैनिवस को खोज रहा था, यानी लैनिवस को किसी तरह का प्रोटेक्शन भी है। क्यों है प्रोटेक्शन? बहुत मस्त मिस्ट्री है। वहीं क्लाइंट जाता है ब्रेव हार्ट्स बार और वो मैरिक के बारे में पूछता है, एंड वहां पता चलता है कि मैरिक अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है। क्लाइंट तो ये पहले ही रिड्यूस कर लिया था, तो ऐसे में क्लाइंट कैस्पर से कहता है कि मुझे चाहिए एक्सप्लोजिव्स। उनके कैस्पर कहता है नहीं ये सब मैं नहीं बेचेगा, तुम पता नहीं क्या कर दोगे उससे। लेकिन क्लाइंट बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को एक बेसमेंट में जाके वहां का स्ट्रक्चर गिराना है, बस इतना ही काम है। तभी मिस बॉडीगार्ड वहां आ जाती है, मतलब वो थी वहीं गायब थी, सामने आती है और वो कैस्पर से कहती है बात सही बोल रहा है, मैं भी इसके साथ उस बेसमेंट में गई थी। एंड मिस
मिस बॉडीगार्ड पूछती है क्यों, प्लान बना लिया आगे क्या करना है? एंड क्लाइंट वाज लाइक यस, मेरे हिसाब से यहाँ टूडोर फैमिली पाउंड फैमिली का कनेक्शन है, सब कुछ क्लाइंट बताता है जो भी वो समझा था। एंड देन वो मिस बॉडीगार्ड से कहता है कि फिलहाल हम लोग उतने पावरफुल है नहीं कि हम लोग जाके उसको देख सके, तो हम लोग दूसरे के लिए भी ये रास्ता बंद कर देते हैं। तो मेरा प्लान ये एक्सप्लोसिव लगा के वहां का लिमिटेड स्ट्रक्चर गिरा देना है, लेकिन बहुत प्लान्ड वे में एक्सप्लोसिव लगाना होगा। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक ये तो मेरा बहुत बढ़िया एरिया है, मैं बहुत अच्छे से ये सब करना जानती हूँ, तो आई विल ऑल्सो कम विथ यू, और फ्री ऑफ चार्ज, कुछ पैसे नहीं ले रही। क्यों ऐसा कर रही है मिस बॉडीगार्ड? क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट है कि वो इविल स्पिरिट अगर इतना स्ट्रांग है, उसको अगर खत्म किया जाए तो उससे जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर मिलेगा, पावर्स मिलेगा, प्लस वहाँ बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक रखे हुए हैं वो सब जो मिलेंगे, उससे एक तो आप पैसे कमा सकते हो या फिर उससे आप पावर अप अपना खुद कर सकते हो अगर आपके सेम इसमें हुआ पाथवे में। तो इन्हीं सब चीजों के कारण मिस बॉडीगार्ड फ्री में क्लाइंट के साथ ये काम करने आने वाली है। अब क्योंकि मिस बॉडीगार्ड भी क्लाइंट के साथ आना चाहती थी, तो क्लाइंट उनसे कह देता है देखो मैरिक से मैं तो नहीं मिल सकता, आपको पता होगा मैरिक कहाँ है, तो मैरिक का जो ज़ॉम्बी वगैरह था ना, जो इंसान जैसे ही दिखते हैं, वो मुझे चाहिए, बिकॉज हम मतलब मैं बताया था वहां पे जो अभी घर लिया उस बंदे को कि मैं आऊंगा काफी सारे लोगों के साथ, लेकिन हम लोग तो सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, उसमें से भी आप तो मिस बॉडीगार्ड गायब ही रहोगी, तो एक्स्ट्रा लोग बस दिखाने के लिए 3-4 ज़ॉम्बी लेके आ जाना, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग एक्चुअली में कुछ काम करने आए हैं। एंड मिस बॉडीगार्ड वाज लाइक ओके, मैरिक के ज़ॉम्बीज को मैं लेके आ जाऊंगी। तो हाँ, सैटरडे को ये सब किया जाएगा, लेकिन सैटरडे की मॉर्निंग को उससे पहले एक और चीज होती है कि शाओ जो है वो विलियम से मिलने जाती है उसके घर पे, और वो पाती है अरे इसका घर तो उड़ा हुआ है, विलियम्स खत्म हो गया। और ऐसे में शाओ वादा करती है कि जो कोई भी विलियम्स को मारा है उसको तो मैं निपटा के रहूंगी, लेकिन फिलहाल खुद भी छुपना है, क्योंकि जो भी विलियम्स को मारा होगा वो मेरे पीछे भी आएगा, क्योंकि हमें कॉमन यही था कि हम लोग लैनोविस को खोज रहे थे। कमिंग टू क्लाइंट, सैटरडे को क्लाइंट पहुंच जाता है उस घर वाले बंदे के पास, मिलेट कार्टर नाम है उसका, हाँ उसके पास पहुंचता है और कहता है आज हम एक्चुअली में आपका बेसमेंट के अंदर जो भी सीक्रेट पूरा एरिया है उसका काम कर देंगे। क्लाइंट के साथ यहाँ मैरिक के ज़ॉम्बीज भी थे, मिस बॉडीगार्ड भी थी, लेकिन वो दिख नहीं रही, तो हाँ मिलेट कार्टर को लगता है कि चलो आदमियों के साथ आया है क्लाइंट, तो काम करने ये लोग अंदर जाते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ मिस बॉडीगार्ड बॉम्ब लगाती है और एंट्रेंस को सील कर देती है, मतलब बेसमेंट के अंदर जाते ही सीक्रेट डोर के वहीं पे नहीं, कुछ आगे जाके एंट्रेंस को सील करती है। बॉम्ब फटता है, एंट्रेंस सील हो जाता है। एंड देन क्लाइंट ऊपर आता है और मिलेट कार्टर को ये नहीं बताता कि हम लोग खुद बॉम्ब फोड़ के सील किए, रादर ये क्लाइंट बोल देता है कि अरे बाप रे वो स्ट्रक्चर तो बहुत खतरनाक था, वहां सब कुछ टूट के अपने आप गिर गया, देखो मेरे ऊपर पूरा धूल आ गया है, तो अब आप जो है ना अंदर मत जाना और वहां किसी को जाने भी मत देना। वैसे सीक्रेट डोर के अंदर छोटा सा एरिया है जहां पे मतलब दीवार गिरी है, वहां तक आप यूज कर सकते हो चाहो तो, लेकिन उस पार जाने की ना कोशिश करना, वैसे आप जा भी नहीं सकते, सील हो चुका है, बट स्टिल किसी को जाने देना भी मत वहां, और उसे हटाने की कोशिश मत करना जो सीलिंग हुई है। मिलेट कार्टर वाज लाइक ओके फाइन, आपका काम हो गया, ये लो 50 पाउंड। वैसे यहाँ मिलेट कार्टर कुछ गोल्ड कॉइन्स भी देता है जो कि एक कॉइन 1 पाउंड होते हैं, तो हाँ सब पेमेंट लेता है क्लाइंट, और मिस बॉडीगार्ड एज प्रॉमिस्ड उससे कोई पेमेंट नहीं लेती और चली जाती है। तो हाँ इस मिशन के बाद क्लाइंट जाता है, थोड़ा खाना पीना खाता है और देर रात टहलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कुछ पुलिस वाले कुत्ते वगैरह लेके खोज रहे थे। अब पुलिस वाले इतने एक्टिव इसलिए थे क्योंकि पता है ना 10 सीरियल किलिंग हो गया, एक सीरियल 10 लड़कियों को मार दिया है, 11वां केस भी था लेकिन वो थोड़ा अलग है, बट स्टिल इनके कारण पुलिस अब काफी ज्यादा एक्टिव थी और वो क्लाइंट को रोकती है, 1 मिनट तू किधर जा रहा है इतने रात को, इधर चेकिंग होगा तेरा। अब क्लाइंट के पास तो रिवॉल्वर रहता है, वो भी अनलाइसेंस, तो क्लाइंट खुद ही रिवॉल्वर निकाल के दे देता है सेइंग कि ये मुझे गिरा मिला। पुलिस वाले क्लाइंट को पकड़ लेते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स राइस पुलिस स्टेशन। और क्लाइंट यहाँ कहता है कि देखो पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे लॉयर को कॉल कर दो, जर्गन कूपर, वो आके मुझे छुड़ा लेगा। वहीं शाओ अपना भेष बदल लेती है, मतलब लिटरली लड़का जैसा थोड़ा बन जाती है, और वो एक जियोन नामक बंदे से मिलती है। अब ये जियोन अगेन पियक्कर है, विलियम्स का आदमी था, और विलियम जो है ना जियोन को भी बोला था कि लैनोविस अगर मिले तो पता करके बताना कहाँ है। तो जियोन बताता है कि ये काम जो है विलियम्स उसको दिया था, देने गैविन नामक बंदे को भी दिया था, और गैविन भी डूब कर मृत पाया गया है। इट्स क्लियर कि अगेन गैविन को भी वही लंबा चौड़ा 2 मीटर लंबा बंदा मारा होगा। जियोन बताता है कि जो गैविन था वो बालम एरिया है ना उसके डॉक पे जाता था, वहां डॉक जहां वर्कर्स वगैरह काम करते हैं वहां वो जाता था। और ऐसे में शाओ समझ जाती है कि जो भी ये 2 मीटर लंबा बंदा है ना, ये जरूर उसी डॉक एरिया में कहीं तो काम करता, मतलब कहीं तो रहता होगा, उसी जगह पे फ्रीक्वेंटली होगा, तो वहीं पे मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब इससे पहले शाओ ईस्ट बालम डॉक एरिया पे जाती, वो ऑड्री को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, और ऑड्री इन्फॉर्मेशन किसको दे देगी? फूल को। वहीं राइस पुलिस स्टेशन पे अपना क्लाइंट बैठा होता है जब जर्गन आता है, उसको छुड़ाता है, एंड एक्चुअली में पुलिस लोग को भी पता चल गया है कि शर्लॉक मोरियार्टी जो है अच्छा खासा डिटेक्टिव है, तो ज्यादा लोग पूछताछ करते नहीं, 2 पाउंड लेते हैं और बेल कर देते हैं। मतलब पुलिस वाले 2 पाउंड नहीं लिए, जर्गन कूपर 2 पाउंड शर्लॉक से लिया है, क्योंकि वो आके बेल करवाया शर्लॉक को। और यहाँ जर्गन कूपर शर्लॉक से कहता है कि देख शर्लॉक भाई,
तू है प्राइवेट डिटेक्टिव, अक्सर तू फंसेगा ही इस सब चीज में, तो मेरे साथ एक फॉर्मल पार्टनरशिप कर लो, मतलब हमेशा मैं ही आके तुम्हें छुड़ाऊंगा और ऐसे मेरे रेट्स हो जाएंगे आधे, यानी 1 पाउंड में तुम्हें छुड़ा देता आज। तो शर्लॉक वाज लाइक ओके चलो अगर यही बात है तो फॉर्मल पार्टनरशिप हो गई, दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप अब हो गई है। इसके बाद क्लाइन घर आया जहां पे उसको ऑड्री का इन्फॉर्मेशन मिला कि कैसे धारावी में ब्लास्ट हुआ है, जो सब शायद ऑड्री को बताइए वो सब क्लाइन को पता चला कि धारावी में ब्लास्ट हुआ, विलियम्स जो था एक रिपोर्टर वो खत्म हुआ और एक जो लंबा चौड़ा आदमी है वही मतलब ये सब काम कर रहा है। क्लाइन तुरंत ग्रे फॉग में जाके धारावी एक्सप्लोजन के क्लूज को डिवाइन करता है और उससे वही एरिया आता है, मतलब विलियम्स का घर आता है जहां पे एक्सप्लोजन हुआ था। इसके अलावा ज्यादा कुछ दिख नहीं पाता क्योंकि क्लाइन को कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। डिविनेशन के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप स्पेसिफिक चीज पूछ सकते हो, वरना आपका डिविनेशन फेल होगा। तो ऐसे में क्लाइन डिसाइड करता है कि वो खुद उस एरिया पे जाएगा, मतलब विलियम्स का जो घर था ना उस एरिया के आसपास जाएगा और देखेगा कहीं कुछ क्लूज मिल सके, क्योंकि छोटे मोटे क्लूज भी मिल गए ना तो फिर वहां से डिविनेशन अच्छे से हो सकता है। क्लाइन डिवाइन करता है कि क्या ये ट्रिप उसका डेंजरस होगा, तो यस आता है लेकिन बहुत धीरे, मतलब डेंजरस है लेकिन उतना नहीं, अगर क्लाइन दिमाग लगाए तो बच सकता है। बस फिर क्या था, क्लाइन निकल जाता है ट्रिप पे, लेकिन वो अपने साथ एक खास चीज लेके आया है। वो ऑल ब्लैक आई था ना जो कि उसको मिला था मैरिनेटिस्ट का बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ट्रू क्रिएटर से टेंटेड है, तो वो भी एक आयरन सिगार बॉक्स में बंद करके ले जा रहा है, क्योंकि याद हो अगर उसको क्लाइन छूता है तो उसको इल्यूजरी थ्रेड्स दिखते हैं, मतलब कोई अगर छिपा भी हो बंदा तो उससे जुड़ा एक थ्रेड दिख जाएगा, तो ये चीज काम आ सकती है। देन क्लाइन यहाँ नकली बियर्ड सब लगा लिया, अपना भेस बदल चुका है जाने से पहले, एंड क्लाइन जाने से पहले एक बात और बोलता है, कैप्टन डन आपका जो बदला मुझे लेना है ना आपकी मौत का, वो यहीं से शुरू होता है। दूसरी तरफ ऑड्री फॉस के साथ उस नए बियॉन्डर मीटिंग में जाती है जिसमें स्पेक्टेटर एंड टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला आया था। यहाँ ये लोग व्हाइट क्लोक एंड मास्क वगैरह लगा के गए थे और कोई मेडिकल बिल्डिंग थी जो कि अबैंडन थी, उसके अंदर हो रही थी और क्लासरूम बोला जा रहा था इस मीटिंग को, मतलब क्लास हो रहा है ऐसा कुछ। यहाँ पे एक्चुअली में 4 स्केलेटन स्पेसिमेन थे और 4 कॉफिन थे मेड ऑफ ग्लास। कॉफिन के अंदर नग्न पड़ी हुई पेल लाशें थी और उनको प्रिजर्विंग एजेंट से सोक किया गया था। हाँ, यहाँ मीटिंग शुरू होती है। वहीं अगर क्लाइन की बात की जाए तो वो भेस बदल चुका है, वर्कर यूनिफॉर्म में है और उस एरिया में चला जाता है जहां पे विलियम्स के साथ हुआ है, मतलब वो बिल्डिंग है उसके अंदर विलियम्स का एक अपार्टमेंट था जहां पे ब्लास्ट हुआ है। क्लाइन यहाँ ऑल ब्लैक आई को टच करता है, उसको आराम सुनाई देता है क्रिएटर का गंदी गंदी बातें, लेकिन एक सेकंड लिए टच करता है, हाथ हटा देता है, कंट्रोल करता है अपने आप को, देन इल्यूजरी थ्रेड्स दिखता है कि कहां क्या कनेक्ट हो रहा है। यही प्रोसेस को रिपीट कर करके, मतलब ऑल ब्लैक आई को टच कर करके थ्रेड्स को देख देख के क्लाइन जो है ना फाइनली विलियम्स के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। एंड फिलहाल तो वो जगह खाली थी, लेकिन एक थ्रेड अंदर जा रही थी, यानी अंदर शैडो के अंदर एक आदमी छिपा हुआ था। ये वही 2 मीटर लंबा आदमी है, शैडो में हाइड कर पाता है। एंड क्लाइन समझ जाता है कि यही होगा कातिल। क्लाइन समझ जाता है मैं अकेले तो इस बंदे से लड़ नहीं सकता, इसलिए क्लाइन नाटक करता है कि वो बाथरूम जा रहा है कॉमन वाला, और वहीं बाथरूम से कूद के उछल के भाग जाता है एंड जल्दी से यहाँ से निकलता है ताकि वो आदमी क्लाइन का पीछा ना कर दे। एंड देन अपने ईस्ट बॉर्डर वाले अपार्टमेंट में चला जाता है। यहाँ भी एक अपार्टमेंट हाइड किया ना गंदा सा, वहां चला जाता है, खुद को बंद कर लेता है। देन वो ग्रे फॉग में जाके ऑड्री तक कुछ क्लूज पहुंचा देता है, मतलब जो कुछ भी वो फाइंड किया है वो ऑड्री को बताता है। वहीं ऑड्री तो अभी साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के मीटिंग में थी और यहाँ ऑड्री एक्चुअली में गई थी स्पेक्टेटर एंड टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला के लिए, मतलब ऐसा फॉर्स को लग रहा है क्योंकि फॉर्स को तो नहीं पता ना कि ऑड्री बियॉन्डर ऑलरेडी है। बट ऑड्री यहाँ ये फॉर्मूला मांगी नहीं, तो फॉर्स उससे पूछती है कि तुम पूछे क्यों नहीं फॉर्मूला, मेन पर्पस तो यही था यहाँ आने का। बट ऑड्री वाज लाइक नहीं, अभी मैं कुछ दिन मीटिंग देखेगी फिर बाद में पूछेगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्पेक्टेटर का एक तरह से मूव है, क्योंकि स्पेक्टेटर पहले चीजों को देखता है, समझता है, फिर ही अपना चाल चलता है। वैसे फॉर्स जी ऑड्री ऑलरेडी स्पेक्टेटर छोड़ो उससे भी ऊपर है, तो आप चिल करो, ठीक है। इवन फॉर्मूला वो नहीं मांग रही, जरूरत ही नहीं है उसको। एनीवेज कमिंग बैक टू क्लाइन, उस रात वो ईस्ट बॉर्डो में ही सोता है और अगले दिन सुबह निकलता है अपने घर जाने के लिए। एंड यहाँ वो देखता है कि ईस्ट बॉर्डो में कितनी गरीबी है, लाइक लिटरली लोग मतलब बाहर ठंड में सो रहे हैं, सो ही नहीं पाते, इतनी ठंड है, खत्म हो रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है। और यहाँ ऐसे में वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम था ओल्ड कोहलर। उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है तो क्लाइन उसको सिगरेट पकड़ाता है। ओल्ड कोहलर बताने लगता है कि देखो थैंक यू, आपने मुझे मेरा सामान दे दिया, मैं कितने दिन से सोया नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, ये गरीबी है मेरी, एंड मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे काम नहीं मिला। बेसिकली ये लोग डॉक्स वगैरह पे या फिर जहां भी काम की जरूरत है फैक्ट्रीज पे जाते हैं एंड वहां नहीं वर्कर्स को चूज किया था, अच्छा तू आ जा आज काम पे, तू आ जा, आज 10 वर्कर की जरूरत है, तू 10 आ जा। तो ऐसे में इसको काम मिल नहीं रहा था कुछ दिन से, एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है तो एनीहाउ उसको काम मिलेगा नहीं, तो उसके सर्वाइव करने का कोई चांस था नहीं। तो ओल्ड कोहलर को देख के क्लाइन को थोड़ा दया आता है और क्लाइन उससे बोलता है देख भाई मैं हूँ रिपोर्टर। ऑफ कोर्स क्लाइन झूठ बोल रहा है। एंड क्लाइन कहता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे इंटरव्यू करना है कुछ पुअर लोग को, गरीब लोग को, तो तुम अगर इंटरव्यू देते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा, खाने पीने का भी सामान दे दूंगा, रेस्टोरेंट में आराम से चल के बैठते हैं। ये सुन के ओल्ड कोहलर बहुत खुश होता है, बोलता है ठीक है भाई तुम मेरा इंटरव्यू कर लो, बस ऐसे रेस्टोरेंट में लेके चलना जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो, जहाँ मैं सो सकूँ 15 मिनट 30 मिनट, क्योंकि मैं 3 दिन से सोया नहीं,
क्लाइंट को काफी बुरा लगता है और बोलता है चल भाई तो मैं खाना खिलाता हूँ। तो हाँ, पहले ओल्ड कोहलर जम के खाता है, थोड़ी देर सोता है एंड देन उसकी इंटरव्यू लेना शुरू करता है क्लाइंट, ताकि पता चल सके कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। ओल्ड कोहलर बताता है कि मेरी एक वाइफ थी, 2 प्यारे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन कुछ साल पहले एक इन्फेक्शियस डिजीज ने उन सबको मुझसे छीन लिया और मैं खुद भी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहा। इस बीच मेरा जॉब, मेरी सेविंग्स, मेरी फैमिली सब खत्म हो गई। उसके बाद मुझे अक्सर कोई काम नहीं मिलता था। मेरे पास घर किराए पर था लेकिन किराया भरने के पैसे नहीं थे। मैं बस अलग अलग गलियों और पार्क्स में भटकता रहता था। इस वजह से मैं और कमजोर होता गया और काम ना मिलने के कारण मेरी फाइनेंशियल स्थिति और बिगड़ती गई, जिससे मैं और कमजोर होता गया और अब मुझे और काम मिलेगा नहीं क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ। एक साइकिल बन गया है और मैं जल्दी खत्म हो जाऊंगा। अब वो वर्क हाउस में जा सकता है, लेकिन वर्क हाउस का रूल मैंने आपको बताया था कि 5 दिन ही आप जा सकते हो, प्लस लंबी लाइन लगनी पड़ती है जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अगेन ये बंदा मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। वहां क्लाइंट यहाँ इसको भरपेट खाना तो खिला ही दिया है, साथ ही कुछ पैसे भी दे देता है। पैसे लेके ओल्ड कोहलर खुश होता है, बोलता है चलो आज मैं किसी मोटेल में चला जाऊंगा, वहां आराम से पूरी रात सोऊंगा, नहा धो लूंगा ताकि ताकत आ जाए और कल से काम पे लग जाऊंगा। तो हाँ, इस इंटरव्यू के बाद क्लाइंट वापस अपने घर जाता है और अगर आपको याद हो तो आज संडे हो चुका है, यानी मिस सैमर्स के यहाँ पार्टी है। तो क्लाइंट इस पार्टी में जाता है और उसको पता चलता है कि एक्चुअली ये पार्टी जो है ना क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली रखी गई थी। मतलब क्लाइंट के लिए नहीं, जर्गन भी यहाँ आया हुआ था, उसका लॉयर, और इसलिए क्योंकि मिस सैमर्स इन लोगों को लड़कियों से मिलवा सके, मतलब इनकी शादी फिक्स करवा सके। तो हाँ, क्लाइंट इस पार्टी में थोड़ा बहुत इधर देखता है बट ही वाज नॉट एंजॉयिंग इट। फाइनली पार्टी खत्म होती है, क्लाइंट निकल लेता है। वहीं अगर शाओ की बात की जाए तो वो अपना फेक बियर्ड लगा के लड़का बन गई है, बूट्स थोड़ा लंबा हाइट वाला पहन लिया ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, और वो डॉक पे पहुंच चुकी है एंड उस 2 मीटर लंबे बंदे को खोज रही है। क्लाइंट से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि किस तरह का वो हो सकता है। शाओ यहाँ एक ओल्ड पब के आसपास गई जहां पे गैविन खत्म हुआ था एंड फाइनली वो इस 2 मीटर लंबे बंदे को देखती है जो कि क्लब के अंदर जाता है। शाओ इस बंदे को थोड़ा ऑब्जर्व करती है, तुरंत कुछ हेस्टी मूवमेंट्स नहीं करती, आराम से जो भी कर रही थी क्लब में वो काम करती है, निकलती है। बाहर शाओ को अपना एक दोस्त मिलता है पुराना, टेक्नीशियन बर्टन था, मतलब बर्टन नाम था, टेक्नीशियन है वो, और उससे पूछती है शाओ कि ये बंदा कौन है जो लंबा सा है। बर्टन बताता है कि ये ना किसी से बात करता है, हमेशा गंदे मूड में रहता है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, इससे भिड़ना मत, और ये 2-3 महीने से इस बार के अंदर आ रहा है। तो हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब शाओ को मिल गई। अब यहाँ बर्टन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है और वो ये कि ये जो लंबा सा बंदा है 2 मीटर का, ये एक्चुअली में जो है ना ये डॉक पे काफी जाता है और इस बंदे को हम लोग जायंट कहते हैं क्योंकि ये इतना लंबा सा है। तो हाँ, अब से हम भी इस बंदे को जायंट ही कहेंगे। तो शाओ भी सोचती है कि चलो अगर ये जायंट डॉक वाली जगह पे जाता है जहां यूनियन वर्कर्स आते हैं तो मैं भी उसी तरह जाके देखती हूँ क्या सीन है। शाओ वहां जाती है, कुछ देर वेट करती है एंड बहुत सारे यूनियन वर्कर्स निकलते हैं। अब इन यूनियन वर्कर्स के बीच शाओ को एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, लेकिन जो फोटो मिली थी ना लैनविस की, सेम था ये बंदा। जी हाँ, लैनविस मिल चुका है और वो भी इस डॉक पे काम कर रहा है। ऐसे में शाओ यहाँ से तुरंत निकलती है और ऑड्री तक ये मैसेज भेज देती है। और ऑड्री ये मैसेज किसको भेजती है? ऑफ कोर्स फूल को। अब फूल यानी कि जो अपना क्लाइंट है उसको भी ये मैसेज मिलता है। वो सैमर्स के यहाँ से जस्ट निकला है एंड देन वो डिवाइन करता है कि क्या मैं वहां जाऊं, लेकिन डिविनेशन का कोई रिजल्ट नहीं आता। मतलब क्लाइंट के पास अगेन ज्यादा इन्फो नहीं है इस चीज को लेके। इन्फो कैसे आएगी? क्लाइंट को खुद डॉक पे जाना होगा और लैनविस को अपनी आंखों से देखना होगा, तभी वो कंफर्म कर सकता है। तो क्लाइंट यहाँ प्लान करता है कि वो फेक रिपोर्टर बन के डॉक पे जाएगा, मतलब रिपोर्टर की एक आईडी लेके जाएगा, फेक वाली आईडी तो वो माइक से मांग लेगा, माइक के पास है ना एक फेक आईडी, हाँ वो ले लेगा। रिपोर्टर बन के जाएगा, वर्कर्स वगैरह से बात करेगा, ये बोल के कि मैं आपके हित में ही बात कर रहा हूं, एंड इसी बहाने वो लैनविस को भी ढूंढ लेगा। बस फिर क्या था, 3 बजे क्लाइंट पहुंचता है ईस्ट बालम डॉक पे, क्या बन के? रिपोर्टर बन के। वहां वो गार्ड से मिलता है, उसको कहता है कि मैं बैकलैंड डेली ट्रिब्यून का एक रिपोर्टर हूं और मुझे रिपोर्ट बनानी है यहाँ के व्यवस्था पे, यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं ऑल दैट। अब ये सुनते गार्ड तुरंत क्लाइंट को मना करने लगता है कि नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है यहाँ, आप नहीं बना सकते, आप रिपोर्टिंग वगैरह आप यहाँ नहीं कर सकते। और गार्ड ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यूजुअली जो रिपोर्टर्स आते थे ना वो यूनियन के खिलाफ लिख देते थे कई बार, तो गार्ड इसी चीज को अवॉइड कर रहा था। लेकिन क्लाइंट बोलता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं एक ऐसा रिपोर्टर हूं जो कि यूनियन के हित में लिखेगा कि कैसे यूनियन वर्कर्स की मदद करती है। अब ये सुनते गार्ड वाज लाइक ऐसा है क्या? हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आप किससे मिल सकते हैं जहां पे आपको इंटरव्यू होना, मतलब हो जाएगा आपका इंटरव्यू। गार्ड मिस्टर रैंड नामक एक आदमी का ऑफिस दिखाता है कि वहां जाओ, वहां आपको मिस्टर रैंड मिल जाएंगे, उनसे बात करो। अब वही मतलब मीडिया वगैरह के सुपरवाइजर हैं काइंड ऑफ, तो वो आपको मिलवा देंगे ऐसे वर्कर्स से जिनका आप इंटरव्यू ले सकते हो। तो क्लाइंट गया एज रिपोर्टर, मिस्टर रैंड से मिलता है और मिस्टर रैंड को बताता है कि देखिए भैया, मैं आपके वर्कर्स की, आपके यूनियन की अच्छी बातें लिखने वाला हूं ताकि उनकी मदद हो जाए, तो मुझे इंटरव्यू लेने दीजिए। एंड मिस्टर रैंड वाज लाइक ओके, मैं इंटरव्यू लेने दूंगा, लेकिन इंटरव्यू में हर वक्त मैं आपके साथ रहूंगा। तो यस, मिस्टर रैंड यहाँ जाते हैं क्लाइंट के साथ और कुछ वर्कर्स को बुलाया जाता है, मतलब ये ऐसे वर्कर्स हैं
जो कि इंटरव्यू देने वाले थे। और मिस्टर रैंड वर्कर से कहते हैं कि यहाँ पे ये जो आए हैं रिपोर्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना हो तो ही दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए। अब इन रिपोर्टर्स में एक बंदा था जिसे देख के क्लाइन तुरंत पहचान गया। मतलब हाँ, थोड़ा टैन हो गया है, स्किन कलर उस बंदे का थोड़ा ब्रॉन्ज हो गया है, थोड़ा फेशियल बियर्ड्स हैं, लुक थोड़ा अलग है, बट ये और कोई नहीं बल्कि लैनवस है। अब क्लाइन जैसे ही लैनवस के करीब जाता है उसको थोड़ा अनकंट्रोलेबल फीलिंग आती है, एज इफ वो हंसना चाह रहा हो। और ऐसे में क्लाइन तुरंत बहाना बनाता है कि एक मिनट मिस्टर रैंड, मुझे थोड़ी सी पेट में गड़बड़ हो गई है, मैं वॉशरूम होके आया। वॉशरूम में क्लाइन जाता है और वहां हंसना शुरू करता है जोर जोर से। इतना हंसता है कि लिटरली उसके मुंह से ड्रूल निकल जाती है। एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ ट्रू क्रिएटर्स इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, लैनवस की बॉडी से इस तरह की ऑरा निकल रही थी कि क्लाइन अपना कंट्रोल लूज कर दिया था और हंसने लग गया था वहां पे। वो तो अच्छा हुआ भाग के बाथरूम में गया और वहां हंसा। और इस ऑरा को फील करके क्लाइन 100% श्योर था कि ये ट्रू क्रिएटर का ही ऑरा है। बट द क्वेश्चन इज कि ट्रू क्रिएटर का ऑरा लैनवस के अंदर कैसे? जो भी हो, यहाँ क्लाइन अपने आप को कंट्रोल करता है पूरा, फिर जाता है, सबका इंटरव्यू लेता है जो लोग भी वहां थे, एंड तुरंत यहां से निकल लेता है। अब क्लाइन डॉक से निकल ही रहा था कि उसको अगेन एक कैरेज दिखता है, उसके अंदर से एसन गार्ड निकलते हैं और क्लाइन से पूछते हैं, अरे तुम फेक रिपोर्टर बन के इधर किधर घूम रहे हैं? एंड क्लाइन तुरंत झूठ बोल देता है कि मैं सिबर की जो मौत हुई थी ना, उसी के जांच पड़ताल में इधर घूम रहा था, तो और कोई रीजन नहीं है। एसन गार्ड भी इस बात को मान लेते हैं क्योंकि क्लाइन वाकई में अब माइक के साथ इस केस पे रिसर्च तो कर ही रहा था। एनीवेज, यहां से क्लाइन तुरंत घर आता है और वो ग्रे फॉग के थ्रू ऑड्री को तुरंत बता देता है कि यस, आई हैव कंफर्म्ड द आइडेंटिटी, वो लैनवस ही है। मतलब एज ए फूल बताया ये बात। वो ऑड्री से कहता है कि चर्च ऑफ एवरनाइट तक मैसेज भिजवाओ कि लैनवस मिल गया है, ताकि वो लोग उसको धर दबोचें। और चर्च को ये बताना मत भूलना कि लैनवस के अंदर ट्रू क्रिएटर का गॉडहुड प्रेजेंट है, तो जाए तो पूरी प्रिपरेशन के साथ थोड़ा बच के संभल के। अब ऑड्री को जैसे ही ये मैसेज मिलता है वो सोचने लगती है कि भैया जो सिंपल मिशन था मिस्टर फूल का, उसके अंदर भी ट्रू क्रिएटर इन्वॉल्व है। मतलब मिस्टर फूल कितने पावरफुल हैं, सीधे डीटीज से लड़ते हैं क्या भगवान से? मिस्टर फूल लगता है खुद भगवान है। तो हाँ, ऑड्री ये मैसेज भेजती है शाओ को, और शाओ को जब पता चलता है कि जिस केस में मैं इन्वॉल्व हो गई थी ऑड्री के कारण, उसमें एक्चुअली ट्रू क्रिएटर भी है, तो उसकी भी मतलब हालत खराब हो जाती है। और ऐसे में शाओ एनोनिमसली नाइट हॉक्स को इन्फॉर्म कर देती है। अब इस पॉइंट पे आप ये सोच रहे होंगे कि भैया लैनवस जब पकड़ा गया था तो क्लाइन खुद जाके बदला क्यों नहीं लिया? एक मिनट, क्लाइन जो है अभी वह सीक्वेंस 8 का क्लाउन है, और लैनवस के अंदर अगर ट्रू क्रिएटर है तो ऑफ कोर्स लैनवस ज्यादा स्ट्रांग होगा। इतना ही नहीं, लैनवस को एक्चुअली में अरोरा ऑर्डर से प्रोटेक्शन है, उसके साथ जायंट है और भी पता नहीं कई बियॉन्डर्स होंगे, तो क्लाइन अकेले सबसे नहीं भिड़ सकता। इसलिए क्लाइन प्लान किया कि चलो अगर मैं अपने हाथ से बदला नहीं ले सकता तो कम से कम नाइट हॉक्स बदला लेंगे ना, उससे ही मेरा मन भर जाएगा, लेकिन मैं पूरा खेल देखूंगा जरूर। तो हाँ, रात के 11 बजते क्लाइन क्या करता है, ईस्ट डॉक के पास चला जाता है। वहां एक क्लॉक टावर थी, काफी ऊंची, सबसे ऊंची जगह वही थी, उस पे क्लाइन चढ़ जाता है और वहां से डॉक की जो बिल्डिंग थी ना उसको देखना शुरू करता है कि कहीं मतलब कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे या कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे खेल होने वाला है, नाइट हॉक्स आने वाले हैं और भयानक लड़ाई होगी। यहाँ क्लाइन अपना एक मास्क भी पहने हुआ था, ये एक हैप्पी क्लाउन का मास्क था, क्योंकि क्लाउन है ना, तो क्लाउन वाला मास्क पहने हुए है। अभी सडनली क्लाइन देखता है कि एक बड़ा सा एयरशिप आया है जो कि आवाज नहीं कर रहा है। लगता है बियॉन्डर्स लोग पावर का इस्तेमाल करके आवाज को मफल कर दिए हैं। और ये एयरशिप ग्राउंड से सिर्फ 10 मीटर ऊपर तक आता है, मतलब काफी नीचे जाता है, एंड इतना नीचे कि क्लाइन भी क्लॉक टावर पे उससे काफी ऊपर था और ऊपर से सब देख पा रहा था। और क्लाइन समझ जाता है कि एयरशिप का काम एक्चुअली में सपोर्ट देना है, क्योंकि एयरशिप के अंदर से 3 बियॉन्डर्स निकलते हैं, नाइट हॉक्स से बेसिकली ये लोग, जो लोग लैनवस को निपटाने जा रहे थे। इनको लीड कर रहा था क्रेस्टेड सेसेमिर, जी हाँ, और उसके हाथ में रेड ग्लव था, यानी वो रेड ग्लव्स का भी हिस्सा है। अब अगर आपको क्रेस्टेड सेसेमिर याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये वही बंदा है जो कि क्लाइन को क्लाउन पोशन दिया था फर्स्ट बुक में, याद है, एक बंदा चेक करने आया था नॉल, वही है। पता है ना कौन सा सीक्वेंस पे है? 5। अब ये लोग अपने साथ 2 चीज लेकर आए थे, एक तो लेके आए थे सील्ड आर्टिफैक्ट 1-63 जो कि एक मिरर है, और दूसरा एक बोन स्वॉर्ड लेके आए थे जो कि चमकता रहता है। बोन स्वॉर्ड का एक बार और जिक्र हुआ है। हाँ, ये लोग बोन स्वॉर्ड के अंदर काइंड ऑफ मिरर को अटैच कर देते हैं, एंड आप सोच सकते हो कि इस 1-63 यानी कि इस मिरर से होता क्या है। हमें ज्यादा तो नहीं बताया गया कि मिरर क्या करता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इट कैन डू। तो ये मिरर जो है वो नॉर्मल लोगों को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ बियॉन्डर्स को इफेक्ट करता है, और अगर कोई भी बियॉन्डर इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वो जो कुछ भी करेगा ना वो एक्चुअली में मिरर वर्ल्ड के अंदर होगा, ना कि रियल वर्ल्ड में। तो हाँ, ये 3 बियॉन्डर्स ये 2 चीज लेके बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, और वहां सबसे पहले इन्हें मिलता है जायंट। अब जायंट एक रोज बिशप था, पता है ना उनकी पावर्स क्या होती है, फ्लैश वगैरह की।
तो हाँ, वो क्या किया था कि नॉर्मल लोगों के अंदर जो है ना फ्लैश बॉम्ब प्लांट कर दिया था, जिससे उनका फ्लैश फटा। नॉर्मल लोग देन उनके ब्लड को यूज करके इन पे अटैक करता है, इन 3 बियॉन्डर्स पे जो कि नाइट हॉक से आए हैं। लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? 1-63 के कारण, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर दिया था जायंट को इसके अंदर, जिससे वो जो कुछ भी कर रहा था वो मिरर वर्ल्ड में हो रहा था, रियलिटी में नहीं। तो रियलिटी में कोई मरा भी नहीं, कोई भी इंसान। ऐसे में जायंट क्या करता है कि अपना ही हाथ उखाड़ लेता है दोनों और उसको फेंकता है, उसको बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट करवाता है एंड कोशिश करता है कि उसका ब्लड इन पे पड़े, नाइट हॉक्स पे। मतलब ब्लड भी फिर ब्लास्ट होगा, उससे वो हार्म कर पाएगा। लेकिन यहाँ सेसेमिर जो है वो क्रेस्टेड, वो खुद ही बहुत स्ट्रांग है। वो ऐसा कुछ किए हुए थे अपने पावर से कि एक भी ब्लड किसी भी तीनों में से बियॉन्डर पे नहीं गिरा। वहीं जायंट का जो हाथ उखड़ा था वो अपने आप नया निकल चुका था। हाँ, यही पावर है रोज बिशप की, फ्लैश वगैरह की। अब इससे पहले जायंट कुछ समझ पाता, अचानक से सेसेमिर उसके पीछे आते हैं और स्वॉर्ड से खचाक, जायंट गॉन। अब जायंट के जाते यहाँ पे 3 और बियॉन्डर्स आते हैं जो कि नाइट हॉक्स पे हमला करते हैं, लेकिन नाइट हॉक्स वे टू स्ट्रांग फॉर दीज। मतलब ये लोग तुरंत ही इन 3 बियॉन्डर्स को भी निपटा देते हैं। अब जो बियॉन्डर्स थे उसमें जायंट तो रोज बिशप था, देन कुछ शैडो एसेटिक थे, एंड इससे प्रूव होता है कि ये लोग अरोरा ऑर्डर से ही थे एंड ये लोग एक्चुअली में लैनिवस को प्रोटेक्शन देने आए थे। बट द क्वेश्चन इज कि ये लोग लैनिवस को प्रोटेक्शन दे क्यों रहे? मतलब उनके लिए लैनिवस ब्लास्फेमस हुआ ना, क्योंकि उससे ही ट्रू क्रिएटर जन्म ले रहा था फर्स्ट बुक में, अगर आपको याद हो, प्रेग्नेंट किया था, याद है? तो ये तो ब्लास्फेमी है एक तरह से। मतलब तुम ट्रू क्रिएटर का बाप बन रहे थे काइंड ऑफ। तो फिर लैनिवस को ये लोग प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इनका तो मिशन होना चाहिए था लैनिवस को खत्म करना। वेल, इसका जवाब लैनिवस खुद लेके आता है। जी हाँ, लैनिवस इनके सामने आता है इन 3 नाइट हॉक्स के, और वो सिल्क शर्ट पहने हुए था एंड बोलता है कि फाइनली तुम लोग आ गए। लैनिवस यहाँ एकदम नहीं डर रहा था, एकदम चिल था। लैनिवस यहाँ अपना शर्ट खोलता है और उसके जो फ्रंट बॉडी है उस पे एक्चुअली में हम फ्लैश और ब्लड देख पाते हैं लिटरली, और उससे एक हैंग्ड मैन जो उल्टा ट्रू क्रिएटर का साइन होता है वो बन रहा था। इसका मतलब समझे थे यार, ट्रू क्रिएटर एक्चुअली में लैनिवस के थ्रू इस दुनिया में आ रहा था। जी हाँ, वो लैनिवस के अंदर पनप रहा था। अब जैसे ही लैनिवस अपना शर्ट खोलता है, ट्रू क्रिएटर इस तरह से सामने आया, बस समझ ही गए होगे आप, सबको कान में अजीब चीजें सुनाई देनी शुरू हो गई। क्रिस्टेड के तो आंख से खून तक निकलने लग गया, बाकी बियॉन्डर्स जो 2 थे वो तो बेहोश ही हो गए एंड सब चिल्ला रहे थे, ये है ऑरा ऑफ ट्रू क्रिएटर। समझ रहे हो, इतना पावरफुल है वो। वहीं दूसरी तरफ क्लाइंट क्लॉक टावर के ऊपर होता है और वहां से वेट कर रहा होता है कि नीचे क्या चल रहा है। तभी अचानक वो देखता है एयरशिप था ना, वो नीचे गिरने लगा, वहां का सारा लाइट बुझ गया एंड इससे क्लाइंट समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्लाइंट के पैर कांपने लगे, वो खुद एकदम से डर गया, पूरी डार्कनेस उसको इनगल्फ करने लग गई, उसको अजीब फीलिंग होने लगी एंड क्लाइंट समझ गया कि ये फीलिंग मुझे लास्ट टाइम पता है कब आई थी? जब जो वो लड़की प्रेग्नेंट होके आई थी फर्स्ट बुक के अंदर, उसके पेट में ट्रू क्रिएटर था, वही फीलिंग है। तो क्या इट्स पॉसिबल कि लैनिवस के अंदर ही ट्रू क्रिएटर है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब क्लाइंट रिपोर्टर बन के इंटरव्यू लेने गया था तब भी उसे अजीब सी फीलिंग आई थी, ऑल्दो वो ट्रू क्रिएटर के सामने नहीं आया था, उस समय लैनिवस शर्ट वर्ट पहने हुए था, बट दिस फीलिंग वाज सिमिलर। तो क्लाइंट समझ गया कि यहाँ खेल हो रहा है ट्रू क्रिएटर का। था ना डोंट लुक देयर, वो वाली सीयर वाली फीलिंग, इंट्यूशन, वैसा ही कुछ। बट देन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ कंट्रोल हो गया। जो शिप नीचे गिर रहा था वो भी ठीक ठाक वापस से फ्लोट करने लगा, लाइट जो गई थी वो भी आ गई एंड दिस मेड क्लाइंट वंडर कि हुआ क्या यहाँ, ट्रू क्रिएटर गया क्या, उसका जो डिसेंट हो रहा था वो खत्म हुआ क्या? क्लाइंट तुरंत डिविनेशन करता है कि क्या लैनिवस डेंजरस है एंड उसमें बहुत स्लो घूम रहा था। यस, मतलब डेंजरस है लेकिन उतना कुछ खास नहीं। नाउ ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत डेंजरस नहीं है लैनिवस। और नंबर 2, यहाँ डिविनेशन पूरा हुआ। यूजुअली आप ट्रू क्रिएटर को लेके कुछ भी इस तरह का डिवाइन करते हो तो वो होता ही नहीं पूरा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, बट यहाँ रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ट्रू क्रिएटर जो कि लैनिवस के थ्रू डिसेंड कर रहा था वो समहाउ खत्म हो गया। अब कैसे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ऐसे में क्लाइंट तुरंत से पता करता है कि लैनिवस का एस्केप रूट क्या होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट समझ गया था कि लैनिवस भाग सकता है एंड यहाँ क्लाइंट को विजन आता है सूअर्स का, यानी कि लैनिवस सूअर्स के थ्रू भागेगा। नाउ वी टॉक अबाउट कि बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ, तो वेल यहाँ पे क्रिस्टेड सेसेमिर जो थे वो बोन स्वॉर्ड थे, जो कि गॉडेस स्वॉर्ड भी कहा जाता है, वो एवनाइट गॉडेस का स्वॉर्ड है, उससे लैनिवस को मतलब घुसा दिए थे उसके उस जगह पे जहां पे ट्रू क्रिएटर आ रहा था। तो इससे ट्रू क्रिएटर का जो डिसेंट था वो खत्म हो गया, बट लैनिवस नहीं मरा, ठीक है। और क्रिस्टेड सेसेमिर का भी हाल खत्म है और बाकी जो नाइट हॉक्स थे वो तो बेहोश ही हो चुके हैं एंड सेसेमिर भी हिल नहीं पा रहे हैं, एकदम सबड्यूड हैं। तो इस तरह से ट्रू क्रिएटर का डिसेंट को रोका गया है क्रिस्टेड सेसेमिर द्वारा, लेकिन लैनिवस बच गया है, उसके बस छाती में थोड़ा सा होल है
एंड लैनिवस इज एक्चुअली हैप्पी। उसका यही प्लान था। तो आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? वेल, एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। वैसे यहाँ जो सिल्वर प्लेट मिरर थी ना, जो कि ये लोग लेके आए थे 1-63, वो भी साइड में पड़ा हुआ था और उसका जो चार्म था, लस्टर था, वो सब खत्म हो चुका था। बट ये मिरर हील कर सकती है अपने आप को, तो वो वापस आ जाएगा। और हाँ, बोन स्वॉर्ड जो है वो तो अभी लैनिवस के अंदर है। तो लैनिवस सबसे पहले यहाँ थैंक यू बोलता है क्रिस्टेड सेसमेर को कि अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते ना तो मेरा तो गेम ही बच गया था, तुम्हारे कारण मैं बच गया हूँ। लैनिवस क्लियरली बताता है कि वो एक्चुअली में ट्रू क्रिएटर का वेसल बन चुका था। मतलब जिस तरह से ट्रू क्रिएटर इस दुनिया में आते तो वो लैनिवस के थ्रू ही आते, उसको पूरी तरह से करप्ट करके उसके ऊपर टेक ओवर करके वो आने वाले थे। लैनिवस यहाँ स्टार्ट से शुरू करता है कि क्या सब हुआ था एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो जब लैनिवस टिंजन सिटी में था तब उसे ट्रू क्रिएटर ने धोखा दिया। उसने सिर्फ अपने एक स्पॉन का डिसेंट ही नहीं किया था, मतलब मेगोस के पेट में जो बच्चा था बस उतना नहीं, बल्कि ट्रू क्रिएटर छुपके से लैनिवस के शरीर में भी एक सैपलिंग लगा दिया था। लैनिवस ये तक कहता है कि मेगोस के अंदर जो बच्चा था ना, वो सिर्फ एक रूस था ट्रू क्रिएटर का, क्योंकि अगर देखो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रू क्रिएटर ने ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स तक को नहीं भेजा था। इससे सबका ध्यान मेगोस के ऊपर जाता, लेकिन असली ट्रू क्रिएटर तो पनप रहा था लैनिवस के अंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रू क्रिएटर को पहले से ये बात पता थी कि मेगोस वाला प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं होगा, इसीलिए वो रिलाई कर रहा था लैनिवस वाले प्लान पे कि लैनिवस की बॉडी पे ही टेक ओवर करके और फिर मैं इस दुनिया में आऊंगा। इन शॉर्ट, लैनिवस कुछ समय बाद आखिर में ट्रू क्रिएटर बन जाता। अब ट्रू क्रिएटर पनपता कैसे है? ऑफ कोर्स ऐसी जगह जाके जहां पे बहुत ज्यादा दुख हो, लोग परेशान हो, इसी तरह की नेगेटिव फीलिंग से उसको पावर मिलती है। और ये चीज बैकलैंड के ईस्ट बॉर्डर से बेटर कहां हो सकती है? इसलिए लैनिवस को न चाहते हुए भी इस जगह पर रहना पड़ रहा था। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर कि लैनिवस नहीं चाहता था कि उसकी जान चली जाए और बदले में ट्रू क्रिएटर आए। नहीं, लैनिवस का प्रायोरिटी वो खुद था, वो अपने आप को बचाना चाहता था। और लैनिवस इस जगह पे जबरदस्ती इसलिए रह रहा था क्योंकि ट्रू क्रिएटर के गॉडहुड के थ्रू ऑरोरा ऑर्डर के जो मेंबर्स थे वो लैनिवस को ट्रैक कर लिए थे और ये लोग लैनिवस को बाइंड करके रखे थे कि बेटा तू किसी को ये बात बताएगा नहीं, तू रहेगा हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जो हम बोलेंगे वही करेगा, क्योंकि हमें लाना है ट्रू क्रिएटर को इस दुनिया में। सो यस, लैनिवस का न चाहते हुए भी ये हाल था कि उसे इस जगह पे रहना पड़ रहा था मजदूर की तरह, एंड यहाँ सोक करके ट्रू क्रिएटर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और लैनिवस बचने के लिए पुलिस को ये सब बताना चाहता था, लेकिन ऑरोरा ऑर्डर के बियॉन्डर्स को पता था कि लैनिवस ऐसा होना नहीं, मतलब इस तरह से ट्रू क्रिएटर बनना नहीं चाहता है, वो उसका वेसल नहीं बनना चाहता। तो इसके लिए ऑरोरा ऑर्डर लैनिवस को बहुत टाइट करके रखे थे, हमेशा उस पर नजर रखते थे कि वो कोई इधर उधर का काम ना करे। अब लैनिवस कम तेज थोड़ी था, वो कई बार प्लान बनाया और ऐसी कई चीजें वो किया जिससे लोगों को उसके बारे में पता चले। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा बहाना बनाता था कि वो कंट्रोल खो रहा है और इसी बहाने वो सीयूएस में जाता था और वहां उसको मौका मिल जाता था अपना गुस्सा निकालने का। सीयूएस के अंदर लैनिवस अपने खून का इस्तेमाल करके वहां के जीवों को करप्ट कर दिया, जिससे वो खौफनाक म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स बन गए। अब इससे पहले उन मॉन्स्टर्स के बारे में पुलिस को या नाइट हॉक्स को या किसी और चर्च को पता चलता, अरोरा ऑर्डर को पहले पता चल गया, क्योंकि अरोरा ऑर्डर का एक मेंबर सीयूएस में मर गया। अब ये कौन मेंबर है? याद है बियॉन्डर सर्कल के अंदर अपोथिकरी बोल रहा था कि मैं सीयूएस में कुछ तो उगा रहा हूं, कुछ मॉन्स्टर्स हैं, तो क्या तुम उसे खत्म करोगे? ब्लैक स्नेक बोला था हाँ मैं करूंगा। वो अरोरा ऑर्डर का मेंबर था, वो खत्म करने गया, वो मारा गया। तो ऐसे में अरोरा ऑर्डर को पता चल गया कि अंदर सीयूएस में मॉन्स्टर्स हैं, तो अरोरा ऑर्डर वाले ही जाके इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिए। दिस आल्सो टेल्स अस कि लैनिवस के अंदर जब गॉडहुड था ट्रू क्रिएटर का, तो उसका खून कितना पावरफुल था। अब नहीं है, अब तो ट्रू क्रिएटर का डिसेंट खत्म हुआ, तलवार घोंप के बच गया। अब इस घटना के बाद जो अरोरा ऑर्डर के मेंबर्स थे वो लैनिवस को और कंट्रोल करने लगे और भी कड़ी नजर उस पर डालने लगे। बट देन लैनिवस एक और चाल चला, वो एक्चुअली में सिबर को मारा था। जी हाँ, वही लड़की 16 साल की जो कि काम करती थी गोल्डन रोज में, उसको एक्चुअली में लैनिवस मारा था, ये सोचते हुए कि इस कत्ल की तहकीकात करते लोग उस तक कहीं तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑरोरा ऑर्डर वाले इतने शातिर कि वो लोग उस कत्ल को, यानी सिबर के कत्ल को कहीं ना कहीं लिंक कर दिए, जो एक सीरियल जो चल रहा था 10 लड़कियों का, उससे लिंक कर दिए। तभी ये 11th कत्ल जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब आप समझ रहे हो सारा कनेक्शन कैसे आके यहाँ फिट हो रहा है। लैनिवस का जब सारा प्लान फेल हो गया तो फाइनली वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो ऑरोरा ऑर्डर से कहता है कि तुम अपना कोई बहुत फियर्स वॉरियर मुझे प्रोटेक्शन के लिए भेज दो। वैसे में ऑरोरा ऑर्डर वाले जायंट को भेजते हैं, एंड लैनिवस जानता था कि जायंट इतना रेकलेस है, इतना फियर्स है कि लोग उसे नोटिस कर ही लेंगे और उसके पीछे पीछे मेरे तक पहुंच जाएंगे। और काइंड ऑफ वैसा ही हुआ। जायंट जाके विलियम्स को मारा, जहां से खबर फैली, फिर क्लाइन, टैरो क्लब सब इन्वॉल्व हो गए। वैसे नाइट हॉक्स को कुछ शक नहीं हुआ था, अब वो तो शाओ इन्फॉर्म की उन्हें, बट जो चाहता था लैनिवस अल्टीमेटली हो गया। लैनिवस का यही प्लान था कि नाइट हॉक्स आके किसी तरह ट्रू क्रिएटर के डिसेंट को खत्म करे
एंड देन इसी मौका का फायदा उठा के लैनिवस भाग निकलेगा। और वही सिचुएशन अभी क्रिएट हो चुकी है, मतलब ट्रू क्रिएटर का डिसेंट तो रुक गया, लेकिन बाकी बियॉन्डर्स बेहोश पड़े हैं। नाइट हॉक्स वाले क्रिस्टेड सेसमिर लड़ने वाली हालत में है नहीं, तो अब अपना लैनिवस भाग सकता है। तो हाँ, वो अपने अंदर से बोन स्वॉर्ड निकालता है और क्रिस्टेड सेसमिर को मारने जाता है। लेकिन सेसमिर की पावर अभी भी थोड़ी बाकी थी। वो लैनिवस को एकदम डिजी फील कराते हैं, उसका दिमाग घूमने लगता है और लैनिवस समझ जाता है कि बेटा इनकी पावर अभी भी है, ये अभी भी मेरे को पेल सकते हैं। वो अलग बात है, अभी चल फिर नहीं पा रहे क्योंकि ट्रू क्रिएटर का थोड़ा सा इफेक्ट आया है। एंड कुछ देर में ट्रू क्रिएटर का इफेक्ट हट जाएगा, सारे बियॉन्डर्स उठ जाएंगे, नाइट हॉक्स उठ जाएंगे, तब मेरे को मतलब ये लोग पेल देंगे बढ़िया से। तो लैनिवस सोचता है ये सब छोड़ो, बोन स्वॉर्ड फेंकता है और यहाँ से भाग निकलता है। अब भाग के जाएगा कहाँ? ऑफ कोर्स स्यूअस के अंदर जाता है। लैनिवस वाज श्योर कि अब तो मैं निकल गया, नाइट हॉक्स को उठने में 5-10 मिनट तो लगेगा, तब तक मैं भाग जाऊंगा। लेकिन भागते भागते अचानक लैनिवस के छाती पे एक टैरो कार्ड आके लगता है। लैनिवस तुरंत खून खून हो जाता है और वो पीछे घूम के देखता है कौन मारा बे, और देखता है पीछे क्लाउन मास्क में कोई तो खड़ा है। अब ये क्लाउन मास्क वाला कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स क्लाइन मोरेटी। जी हाँ दोस्तों, वो आ चुका है स्यूअस में और अब उसकी और लैनिवस की खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। क्लाउन यहाँ खटाखट टैरो कार्ड फेंकना शुरू करता है और लैनिवस इसे डॉज करता है। डॉजिंग के दौरान ही एक कार्ड क्लाइन उसके एंकल पे मारता है और वहां से खून निकलना शुरू। क्लाइन यहाँ इस तरह से कार्ड्स मार रहा था मानो कि वो लैनिवस के मूवमेंट्स को फोर्स ही कर रहा हो। मतलब लैनिवस वहां भागने वाला, वहीं पहले कार्ड मार दिया और लैनिवस को लग रही थी। अब लैनिवस सीक्वेंस 9 का मॉरॉडर था और क्लाइन यहां फट उस पे कार्ड से वॉर करता है। लैनिवस की मूवमेंट स्लो हो जाती है, स्लगिश हो गया था वो, एंड फाइनली वो मूव नहीं कर पा रहा था। ऐसे में क्लाइन अंततः एक कार्ड सीधा उसके गर्दन पे मारता है। ये डेविल वाला फाइनल कार्ड था। अब लैनिवस वहां गिरता है, बट देन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। सारे कार्ड्स उसके शरीर में जो घुस गए थे वो सारे निकलते हैं, चाहे वो रिस्ट में हो, एंकल में हो या फिर गर्दन में, और जो भी जख्म थे उसके वो एकदम पागलपन जैसे हिलने लग जाते हैं। उन वुंड से एक के बाद एक टेंटिकल शेप्स में अजीब घिनौने शेप्स के कुछ चीजें निकलने लग गई। यस, लैनिवस काइंड ऑफ फील कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, एंड देन लैनिवस के गूज बम्प्स यानी जो बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। जस्ट दैट कि उसका जो रोंगटा था वो मेटालिक था ऑलमोस्ट, क्योंकि क्लाइन जैसे ही इस पर टैरो कार्ड से वापस हमला करता है तो उसके रोंगटों से वो कार्ड्स डिफ्लेक्ट होते हैं। इसके बाद लैनिवस उठता है और क्लाइन पे हमला शुरू करता है, पंच करना, किक करना, लेकिन क्लाइन अपना क्लाउन है, ठीक है, बच जाता है इन चीजों से। अब क्लाइन को क्लाउन वाला इंट्यूशन आता है कि ऐसा लगता है कि लैनिवस के शरीर में बोन्स नहीं है, मतलब उसकी जो पावर है उस तरह की है। तो ऐसे में क्लाइन ऐसा मूवमेंट करता है कि लैनिवस को मतलब उल्टा घूम के क्लाइन को मारने की कोशिश करनी पड़े, तो वो अपना जो है ना अपर बॉडी को एक्चुअली काफी पीछे मूव करेगा। हाँ, ऐसे में लैनिवस वैसा ही करता है, पीछे मुड़ के क्लाइन को मारने की कोशिश करता है और उसका मुक्का इतना तेज था कि लिटरली हवा में बूम सी साउंड आती है। वैसे क्लाइन इससे बच गया, लगता तो क्लाइन को अच्छा खासा चोट आता। तभी क्लाइन बोलता है क्रिम्सन, यानी कि स्लम्बर चार्म क्लाइन फेंकने वाला, और लैनिवस ये सुन लेता है। लैनिवस तुरंत उसको डॉज करता है, लेकिन क्लाइन एक्चुअली में स्लम्बर चार्म फेंका ही नहीं। जी हाँ, ये एक फेक था। स्लम्बर चार्म एक्टिवेट किया लेकिन फेंका नहीं, और क्योंकि लैनिवस डॉज करके भागा तो क्लाइन उसके करीब आ गया। स्लम्बर चार्म क्लाइन के हाथ में ही है एंड स्लम्बर चार्म इफेक्ट किया, तो लैनिवस भी सोने लग गया, क्लाइन भी सोने लग गया। और लैनिवस सोच रहा है कि भाई ये नाइट हॉक्स आ जाएंगे 5 मिनट में, ये खुद भी पकड़ा जाएगा, पागल आदमी है क्या ये। लेकिन लैनिवस को पता नहीं कि जैसे ही क्लाइन को नींद आती है इंस्टिंक्टिवली वो उठ जाता है। यही क्लाइन की एक स्पेशल पावर है। तो हाँ, लैनिवस तो सोने लग गया, लेकिन क्लाइन सोते ही पटक से उठा वापस से, एंड उसके बाद लैनिवस के पास गया, कट बूम बाम मारना शुरू किया लैनिवस को, उसका हड्डी हड्डी तोड़ दिया भाई। उसके बाद क्लाइन 2 कार्ड निकाला, दोनों कार्ड लैनिवस के आंख में घुसेड़ दिया, लैनिवस का गर्दन करके, समझ रहे हो, खत्म कर दिया लैनिवस को वहीं पे। अब मरने से पहले लैनिवस क्लाइन से पूछ रहा था कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, एंड क्लाइन वाज लाइक कोई कारण नहीं, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, मार दिए। फिर लैनिवस के मरते क्लाइन हंसना शुरू करता है, लेकिन क्लाइन की आंखों से आंसू निकल रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो डन का बदला ले लिया था। कैप्टन डन जो कि लैनिवस की वजह से मरे थे, उनको आज क्लाइन अवेंज कर चुका है। और क्लाइन भले ही अंदर से रो रहा था दुख में, लेकिन ऊपर से हंस रहा था एक क्लाउन की तरह, बहुत जोर से हंसे जा रहा था। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ क्लाउन पोशन, कि आपके अंदर दर्द कितना भी हो, आपका चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आप हंस रहे हो। क्लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे वही किया, एज अ क्लाउन प्ले किया, और इस मोमेंट पे उसका जो क्लाउन पोशन था वो डाइजेस्ट हो गया। इतना ही नहीं, क्लाइन रोते हुए और हंसते हुए दोनों एक साथ करते हुए कहता है, कैप्टन डन देखो हमने लियोन किंगडम को फिर से बचा लिया। तो यस, ये सब होने के बाद क्लाइन उठता है, देखता है कि बाप रे मेरे बहुत सारे टैरो कार्ड्स यहाँ बिख रहे हैं, मैं कैसे उठाऊंगा इन कार्ड्स को, अंधेरा है ना, नहीं देख पाएगा सारे कार्ड्स को। और लैनिवस को तो इसलिए देख लिया था क्योंकि उसका ऑरा वो प्रेजेंस फील कर पाया था अपने स्पिरिट विजन से। तो क्लाइन सोचता है कुछ नहीं उठाते हैं, सीधे यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नाइट हॉक्स जब न तब यहाँ आ जाएंगे। क्लाइन को यहाँ लैनिवस के पास एक छोटा सा बैज मिलता है, क्लाइन उस बैज को बस अपने पास रख लेता है। देन क्लाइन के पास जो टैरो कार्ड्स बचे हुए थे वो लैनिवस की बॉडी पे ऐसे फेंक देता है कि इन बहुत सारे टैरो
टैरो कार्ड्स हैं, ये भी मैं फेंक देता हूँ। एंड क्लाइन यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद क्रेस्टेड सेसमेर और बाकी नाइट हॉक्स आते हैं और वो देखते हैं लैनिवस तो गया और कौन इसका ये हाल किया है बुरी तरह से। वहीं क्लाइन तुरंत ईस्ट बॉर्डर जाता है, वहां जो उसका अपार्टमेंट है उसके अंदर घुसता है और जितने भी सामान थे जिसका इस्तेमाल किया है क्लाइन इस फाइट के अंदर, सबको ग्रे फॉग के ऊपर फेंक देता है क्योंकि डिविनेशन ना हो सके। देन वो लैनिवस के बैज को भी देखता है जिस पर लिखा था यू कैन जॉइन अस इफ यू हैव दिस आइटम। अब ये बैज का क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कभी। इसके बाद क्लाइन आराम से सो गया क्योंकि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया था। स्वीट स्वीट रिवेंज। भाई नाइट हॉक्स वाले डॉक पे जाते हैं क्योंकि ट्रू क्रिएटर के ऑरा से करप्शन तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, उसको निकालना है। उसका इनके पास था दवा, कैसे निकाला जा सकता है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक यहाँ पे कुछ तो बीमारी फैली है जिससे केविन नाम का बंदा मर गया है। केविन और कोई नहीं बल्कि लैनिवस अपना नाम वहां पे डॉक पे रखा था और बाकी लोग भी इफेक्टेड होंगे, तो ये दवा खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। तो सब लोग जो इफेक्टिव रेंज में थे उनको दवा दिया जाता है और ये लोग दवा खाते ही कुछ अजीब ब्लड मीट सा वॉमिट करते थे, मतलब वो जो करप्शन था वो बेसिकली निकल रहा था एंड इस तरह से सबको ठीक किया जाता है। वहीं ग्लाइंट जो था वो ऑड्री से मिलता है और वो बताता है कि तुमको पता है क्या हुआ, एक्चुअली अरोरा ऑर्डर वाले ट्रू क्रिएटर कुछ तो डिसेंड करवा रहे थे, उसको फॉइल किया गया है। मतलब ट्रू क्रिएटर वाली बात ग्लाइंट को नहीं पता थी, बस उसको पता था अरोरा ऑर्डर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे जिसको खत्म कर दिया गया है। और वहां पे कोई एक बंदा था लैनिवस करके, वो मृत पाया गया, उसको नाइट हॉक्स वाले नहीं मारे, वो ऐसे ही मरा हुआ पाया गया और उसकी लाश के पास ढेर सारे टैरो क्लब पड़े हुए थे। अब ग्लाइंट को ये सारे बात कांस बताया था जो कि आपको पता है MI9 के अंदर है एंड ये सब सुन के ऑड्री समझ जाती है कि ओके सो ये काम मिस्टर फूल के ब्लेसेड का है। अरे ऑड्री मिस्टर फूल का ही है क्योंकि क्लाइन ही मिस्टर फूल है, बट हाँ तुमको जो लग रहा है वही सोचो। इनफैक्ट ऑड्री ये भी सोचती है कि कितनी आसानी से मिस्टर फूल जो है एक सिंपल मिशन बोल के लिटरली ट्रू क्रिएटर को डिसेंड होने से रोक लिए। ये मिस्टर फूल भगवान ही है पक्का। वहीं हमें नाइट हॉक्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां पे डैली भी थी एंड डैली बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको इस मिशन के लिए नहीं ले गया था क्रेस्टेड सेसमेर। डैली बोल रही थी मुझे भी लेके जाना चाहिए था, मैं एवेंज करती कैप्टन डन को, लेकिन सेसमेर वाज लाइक क्रेस्टेड की भाई देखो ऐसा बात है तुम इमोशंस पे खेल जाती क्योंकि कैप्टन डन तुमसे बहुत ज्यादा करीब थे, तो इसलिए तुम्हें हम नहीं लेके गए क्योंकि इमोशनल लोग हमें नहीं चाहिए थी, वहां ऐसे लोग चाहिए थे जो कि क्रिटिकल सोच सके। ये सब सुन के डैली बात समझती है बट स्टिल वो बोलती है कि अगर मैं होती तो ऐसे उसको मारती उसके लाश के साथ, ये वो गंदी गंदी बात है कि ये सब कर देती मैं लैनिवस को, विच शोज कि डैली के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा था कि यही लैनिवस के कारण कैप्टन डन खत्म हुए थे। एनीवेज नाइट हॉक्स अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए थे और सबसे पहले उन्हें ये चीज पता चल गई थी कि जो भी मारा है लैनिवस को वो एक्चुअली में सीयर पाथवे का सीक्वेंस 8 क्लाउन था एंड सिंस वो सीयर पाथवे का था तो शायद वो सीक्रेट ऑर्डर से हो सकता है। देन वहां पे टैरो कार्ड्स बिखरे हुए थे, ये किसी रिचुअल या सिंबलिज्म जैसा लग रहा था। अब नाइट हॉक सोचते हैं कि इन्हें टिप कौन दिया था एंड इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें टिप शाओ नाम की लड़की दी थी, मतलब जो कि बाउंटी हंटर है एंड शाओ का कुछ कनेक्शन नहीं है, वो बाउंटी हंट कर रही थी, उसका दोस्त विलियम्स मरा था तो इसलिए वो लैनिवस या जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उसे बदला लेना चाहती थी, तो ये केस भी सॉल्व है। देन नाइट हॉक्स को ये तक पता था कि यूनियन पे आज एक फेक रिपोर्टर आया था और ये फेक रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि शर्लॉक मोरियार्टी है। बट इसनगार्ड कंफर्म किया था नाइट हॉक्स को क्योंकि वो पुलिस के साथ काम करता है, तो हाँ इसनगार्ड कंफर्म कर दिया था कि एक्चुअली में शर्लॉक मोरियार्टी जो है वो सिबर वाले केस पे काम कर रहा था। उसको मैंने माइक के साथ भी देखा था और मैं उसको उस दिन भी देखा था जिस दिन वो फेक रिपोर्टर बन के आया था, तो ही इज अ नॉर्मल डिटेक्टिव, उस पर शक नहीं किया जाए। तो वहां से भी नाइट हॉक्स का ध्यान हट गया। ओवरऑल नाइट हॉक्स को कोई आइडिया नहीं था कि कौन आया है और लैनिवस को खत्म किया है, लेकिन नाइट हॉक्स को एक बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अरोरा ऑर्डर के प्लान को खत्म किया है, तो अरोरा ऑर्डर रिटेलिएट कर सकती है। तो हाँ आजकल सर्विलियंस बढ़ाना होगा, बच के रहना होगा। तो यस ये सब हुआ संडे को, फिर क्लाइन तो सो गया था, मंडे मॉर्निंग होता है, क्लाइन उठता है, आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। तो दिन भर वो कोई काम नहीं करता, बस 3 बजे का वेट करते रहता है क्योंकि मंडे को 3 बजे होती है टैरो क्लब मीटिंग और इस मीटिंग में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इनफैक्ट यहाँ जो एक केस तो सॉल्व हुआ है सिबर वाला, लेकिन जो 10 मर्डर हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, वो कहाँ लिंक होते हैं, वेल उसकी भी एक बहुत खतरनाक प्लॉटिंग है जो कि हर चीज को लास्ट में लाके जोड़ेगी इस बुक के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। सेकंड बुक के ऑलमोस्ट 290 चैप्टर्स तक हम लोग कवर कर लिए हैं, तो अगली बार हम लोग मिलते हैं लंबी सी वीडियो में जिसमें हम आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। याद है ना टारगेट क्या है, 10K लाइक्स, 2K कॉमेंट्स और 100K व्यूज। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, पीस आउट।